जैसे भारत के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे घटिया कंस्पिरेसी थ्योरी जो निकाली गई है अब तक में, वो भारत सरकार ने फ्लोट की थी। वो थ्योरी ये थी कि जब राजीव गांधी जी की हत्या की लिट्टे ने, तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये थ्योरी फ्लोट कर दी कि भारत का कद राजीव गांधी जी की मतलब प्रधानमंत्री जब थे इतना बढ़ गया था कि अमेरिका हमसे घबरा रहा था, अमेरिका आपसे डर रहा था। ये इस तरह की बात इन्होंने वाहियात बात इन्होंने पार्लियामेंट में बोली और इस बात को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत सरकार के बड़े बड़े अफसरों ने सपोर्ट किया। सुभाष बोस 43 में जापान साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जापान ने पूरा कंट्रोल कर रखा था वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लोग बहुत गलती उनके बारे में करते हैं। वो बोलते हैं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई, आज़ाद हिंद फौज पहले से बनी हुई थी लेकिन वो पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी। इन्होंने आके उसको रिवाइव किया, उसको फिर से रिक्रिएट किया और उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद सरकार। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचते हैं जर्मनी में, तो रशिया की और जर्मनी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो हिटलर ने वो फ्रंट जो भी वो उसने कहा कि उन्होंने उसको मिसलीड किया, व्हाटएवर, मुझे पढ़ना नहीं, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई। टर्निंग पॉइंट। और सुभाष बोस ने तभी बोल दिया, उसके बारे में लोगों ने लिखा भी कि ये अब गए लड़ाई हारेंगे। तो बाय द टाइम वो जापान में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जब आते हैं, तो उनको मालूम था कि हम लोग मिलिट्री लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकली लड़ाई लड़ना जरूरी है कि लोगों को लगे कि भारत भी लड़ सकता है। लोगों में वो हिम्मत का, जैसे आजकल लोगों में एक हिम्मत जज्बा है बात करने का, वो पहले नहीं था। सिर झुका के लोग बात करते थे। आप पुरानी फोटो देखना कि जो मेरे भी दादाजी थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, कि अगर एक अंग्रेज अफसर बैठा हुआ है आपके बीच में तो सारे भारतीयों की आंखें नीचे होती थी। वो हिम्मत नहीं थी बात करने की। तो अंग्रेजों ने और ताइवानीज ने मिलकर के सन 55-56 में इंक्वायरी करी ताइवान में। उसकी जो फाइंडिंग निकल के आई वो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही इन अ वे, ठीक है। भारत सरकार ने वो रोड छुपा ली, आज तक वो रिपोर्ट किसी को दी नहीं उन्होंने। किस्मत इनकी खराब है कि वो रिपोर्ट अब लंदन में अवेलेबल हो गई है ब्रिटिश आर्काइव्स के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हमने भारत सरकार को बता दिया सन 56 में कि ये इंक्वायरी की, ये फाइंडिंग है, हमने 5 रिपोर्टें पकड़ा दी इनको, तो आपने कैसे छुपा दी। उसके बाद में ये खोस्ता कमीशन बनता है सन 70 के अंदर, उसको इन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाओगे आप इंक्वायरी करने के लिए। मतलब वहाँ पे जो इंक्वायरी हो रही है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, यहाँ से हम किसी को भेजेंगे नहीं। आप इंक्वायरी नहीं, भारत सरकार ताइवान में नेताजी को लेकर के इंक्वायरी नहीं करना चाहती आज के दिन में। आज भी क्या वजह है पता नहीं। उन्हें पता है कि सारा पूरा केस का भांडा फूट जाएगा, बदनामी होगी इनकी। जय हिंद फ्रेंड्स, मानव सोर्स में आपका स्वागत है। कुछ हफ्तों पहले हमने अपने स्टूडियो में, अपने पॉडकास्ट में श्री अनुज धर जी को बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात की, उनकी डेथ कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे। अनुज जी ने उस टाइम पे एक बात कही, और अनुज जी से ज़्यादा आप सब जिन्होंने वो देखा, पब्लिक डिमांड थी कि हम लोग अनुज जी से नेताजी के बारे में भी बात करें। तो इसलिए आज मैंने अनुज जी को फिर से आमंत्रित किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरा ये मेन टॉपिक है बाय द वे। शास्त्री जी तो मैंने आपको बताया था कि शास्त्री जी वो आपने बोला था, आपने इसी का इशू का एक छोटा सा आपने कुछ चीज़ें बोली थी कि शास्त्री जी वाला टॉपिक तो इसी का सबसेट है। दूसरी आपने मेरे को ये बात और बोली थी कि शास्त्री जी के केस में तो रेफरेंसेस हैं मेरे पास, लेकिन नेताजी के मामले में तो मेरे पास ठोक बजा के सबूत है, सबूत क्लियर कर, राइट। और तीसरी चीज़ आपने मेरे को ये और बोली थी कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए मैं एकदम फ्रेश माइंड से आऊँ, मैं बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करके आऊँ। बिल्कुल। तो मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहूँगा कि मेरे को जो पहले से पता है तो पता है, लेकिन जब आपसे मैं लास्ट टाइम मिला था उसके बाद से लेके अब तक मैंने नेताजी के बारे में कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं किया, कोई गूगल नहीं किया। हाँ, कुछ भी मैंने गूगल कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्लोइंग, जहाँ पे मैं जितना आपसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ मैं करूँगा, और ऑडियंस को भी उसका बेनिफिट होगा कि व्हाट इट इज। क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा ये होगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप फिलहाल पहले आप मुझसे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप फ्री फ्लोइंग, आपको कुछ नहीं पता, क्लीन स्लेट, आप सवाल पूछे मुझसे, जो नेगेटिव पॉजिटिव की ये भी, क्योंकि कई बातें सुनी होंगी आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, आप मुझसे पूछिए। उसके बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी किताब पढ़ के मुझसे पॉडकास्ट करो, क्योंकि किताब के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास में बताने का, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा मल्टी लेयर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इतने प्लॉट्स चलते हैं कि उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उसमें बैठ के मुझे 8-10 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा एक चीज़ को समझाने के लिए। लेकिन ये कि अभी पहली बार आज मिल रहे हैं हम लोग इस टॉपिक पर, तो अभी हम इस पर एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। आप उसके बाद आप पढ़ना, और उसके बाद में आप सारे नेगेटिव पॉइंट जितने हैं आप उनको देखना, उसके बाद फिर आप मुझसे डिटेल में मेरे को रगड़ना उसके बाद में। फॉर द टाइम में एक जनरल डिस्कशन जो आपकी मेरी हो रही है, इस तरह की डिस्कशन मैं जैसे लोगों से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना नेचुरल बात करूँ, जैसे मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। मैंने एक काम किया था कुछ 2-3 साल पहले, मैं यूएस में गया था, तो वहाँ पे जैसे बंगाली में कल्चर में एक अड्डा नाम की चीज़ होती है, क्योंकि लेक्चर तो सिर्फ सैटरडे संडे को होते थे। तो मैंने कहा बाकी वीकडेज़ में क्या करूँगा, तो वीकडेज़ में अड्डे मारते थे लोगों के साथ बैठ करके, कि किसी जगह पे गया तो वहाँ पे लोकल कोई इंडियन जो वहाँ का बड़ा आदमी है उसको बुला लिया, रात को घर में डिनर कर लिया, उसमें 2 प्रोफेसर आ गए, उसमें कोई बड़े आदमी आ गए, जैसे कई लोग आए मेरे को सुनने के लिए, कोई जो अमेरिका में गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, कई लोग आए जिन्होंने
कश्मीर फाइल्स को फंड किया, वैसे ही फंडर भी आए थे, मतलब वो इच्छुक हैं भारत के बारे में, तो मिलने के लिए। तो वो एक फ्री विलिंग डिस्कशन होती थी ऑफ द रिकॉर्ड करके। तो मैं चाहता हूँ कि थ्रू ये पॉडकास्ट वो एक फ्री विलिंग डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड हो, ताकि लोग को एक सेंस हो कि ये इशू है क्या। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे सीरीज़ और पॉडकास्ट चल रहे हैं आपके साथ और लोगों के साथ में, इनको मैं करता रहूँ थोड़े टाइम तक, उसके बाद में फिर जो स्पेसिफिक इशूज़ हैं निकाल करके उन पे चर्चा की जाए, रादर देन डूइंग द होल थिंग। होल करना ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और अगर आप अभी शुरुआत से ही अगर आप इशू पकड़ लोगे, एक स्पेसिफिक इसका एक चैप्टर पकड़ लोगे कि साहब आप गुमनामी बाबा की बात बताओ, तो आप वो अगर आप सेशन करोगे तो लोग आपके कमेंट लिखना शुरू कर देंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो तो सुभाष बोस तो मर गया था प्लेन क्रैश में। तो ये हो जाता है कि ना लोग फिर उल्टा बोलते हैं। तो एक बार मैं पूरे केस को ओवरऑल समझा दूं कि ये केस कैसा है, उसके बाद में अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आप उसमें से स्पेसिफिक इशू उछाल करके कि आज इन पॉइंट की बात करेंगे, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। सो ग्रेट सर, मैं आपसे मेरी नॉलेज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, नेताजी के बारे में उतनी है जितनी कि बचपन में बुक्स में पढ़ा, और जो नॉर्मल डिस्कशन में हमें पता है कि स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद उनका प्लेन क्रैश हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड देन ऑब्वियसली जैसे एक नॉर्मल एवरेज सिटीजन को पता होता है, मेरे को भी पता है कि इसके अराउंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं एंड सो ऑन। तो उससे संदर्भ में मैं आपसे बीच में ज़रूर सवाल पूछूंगा। एंड मैं चाहूँगा, जैसे लास्ट टाइम में भी आपने बताया था, कि जस्ट टू मेक दिस पॉडकास्ट एज क्रेडिबल ऑन दिस सब्जेक्ट एज पॉसिबल, कि आप अपने रिसोर्सेज और आपका इन्फॉर्मेशन का तथ्य क्या है और बेसिस क्या है आपके स्टेटमेंट्स का, मैं जानना चाहूँगा। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल इसमें ये है, सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, इसको मानने में हर्ष क्या है? कॉन्स्पिरेसी कहाँ से आ गई? पहली चीज़ जो आपने जो टर्म यूज़ है कंस्पिरेसी थ्योरी, तो उसका मैंने अपनी किताब में पूरा ऑलमोस्ट उसमें एक किसी किताब में पूरा चैप्टर लिखा है कि कंस्पिरेसी थ्योरी नाम का जो शब्द है पहली बार ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कोई आज से 25-30 साल पहले आया था। तो होती क्या कंस्पिरेसी थ्योरी, उसका एग्जांपल दिए कि लोग उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दे, जैसे वो जाकिर नायक कुछ बोल रहा है बैठ कर कि वो कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई एविडेंस ना हो। तो जैसे भारत के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे घटिया कंस्पिरेसी थ्योरी जो निकाली गई अब तक में, वो भारत सरकार ने फ्लोट की थी। वो थ्योरी ये थी कि जब राजीव गांधी जी की हत्या की लिट्टे ने, तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये थ्योरी फ्लोट कर दी कि भारत का कद राजीव गांधी जी की मतलब प्रधानमंत्री जब थे इतना बढ़ गया था कि अमेरिका हमसे घबरा रहा था, अमेरिका आपसे डर रहा था आपसे। ये इस तरह की बात इन्होंने वाहियात बात इन्होंने पार्लियामेंट में बोली, और इस बात को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत सरकार के बड़े बड़े अफसरों ने सपोर्ट किया। उनके पास में एविडेंस नाम पे क्या था कि वो यासर अराफात जो खुद आतंकवादी था, वो उसने कभी बात कहीं बोली है। उसने कहा जी मोसाद के लोगों ने भी इसमें हाथ है, CIA मोसाद के लोग। कुछ साल पहले एक थ्योरी फ्लोट की थी आपके हमारे डिग्गी राजा ने कि जो 26/11 का हमला जो बम्बे में हुआ है वो मोसाद ने और CIA ने मिलकर के किया। तो उसमें सरकार ने ये थ्योरी फ्लोट कर दी, उसको सपोर्ट करने वाले भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर। कैन यू इमेजिन दैट? उनका सोर्स क्या था कि यासर अराफात ने उनको बोला था, कोई सिर पैर नहीं। तो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी नाम का जो चलिए वो तो सरकार बोलती रहती है। नहीं, सरकार ने बोला, भारत सरकार पब्लिकली पार्लियामेंट में कह रही है। तो ये है कंस्पिरेसी थ्योरी। आप कोई ऐसी बात बोले जिसका कोई सिर पैर ना हो और उसको सुन के आपके लोग आपकी जगहज़ाई करें। तो सर कोई तो ये जो सुभाष बोस वाली नो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो मेरा वो नहीं जनरली लोग इसको उसमें डालते हैं। तो मैं पहला वहाँ क्लैरिफाई करता हूँ कि कंस्पिरेसी थ्योरी वो होती है जिसका सिर पैर नहीं होता। इस वाले केस में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने हेड की थी, उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में। इस वाले केस में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में है। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट बचता फिर रहा है और तुम्हें कुछ बोल सकता नहीं। तो ये वो वाला केस नहीं है। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट बचता फिर रहा है, मतलब उसने डिसीजन नहीं लिया, उनको लेना चाहिए था, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। और उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो लेकिन ये कि ये वाला ये वैसा केस नहीं, इसके ऊपर मल्टीपल इंक्वायरीज हुई हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं दूसरी गवर्नमेंट कंट्रीज़ के पास में और भारत के पास में। ये वो उस कैटेगरी में आता नहीं है। तो दुनिया में ऐसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी हुई नहीं आज तक, अगर ये आप कोई इसको उस कैटेगरी में डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देश विदेश में, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा होगा कि जब भी कोई बहुत महान व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति सडनली उसकी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए साथ में या गायब हो जाए, तो क्वाइट नेचुरल है कि लोग उस पर सवाल पूछेंगे जी। और अगर सवाल का आंसर नहीं मिलता उनको तो लोग थ्योरियाँ बिल्डअप कर देंगे।
तो वो हर केस में होता है, इसमें भी हुआ। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं, हमारे देश के अंदर बहुत केस हैं, हमने शास्त्री जी का डिस्कस किया, औरों के भी केस हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सारे जितने केस उठा लो, सिर्फ मैं देश की बात नहीं कर रहा, देश विदेश की, तो दुनिया में सिर्फ 2 ही थ्योरी हैं जो निकल करके आती हैं, जो बहुत अनोखी हैं। एक अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन केस, जिसको लेके थ्योरियाँ लोगों ने फ्लोट की, और वो इशू मरता नहीं है, अभी तक जिंदा, आज के दिन तक वो रेलिवेंट है, अभी भी लोग उसको एक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने कुछ फाइल निकाली हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं उनसे, ठीक है। और इस वाले सुभाष बोस केस में और कैनेडी वाले केस में ये कॉमन ग्राउंड ये है कि सरकार जो बोलती है बस जनता उसको नहीं मानती। अमेरिका का ऑफिशियल व्यू है कि उस कैनेडी को मारने वाला एक ही आदमी था, और हमारे यहाँ पे था कि हमारा गवर्नमेंट का व्यू है कि मोटा मोटा कि प्रियंका शाह मर गए। अमेरिका की जनता उसकी बात को नहीं मानती, हमारी जनता इसकी बात को नहीं मानती। लेकिन उसको भी आप हटा दें तो उसके बाद जो सुभाष बोस वाले केस में जो एक के बाद उसमें चीज़ें निकल के आती हैं, वो कैनेडी वाले केस के अंदर भी नहीं है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी इससे ज़्यादा अनोखी थ्योरी कोई कहानी आपको मिलेगी नहीं। सो आप कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये कैनेडी के भी ऊपर, बहुत ऊपर है। वो तो अमेरिका का केस है, राष्ट्रपति अमेरिका का है, तो आपको लगता है, क्योंकि उसमें ये है कि कैनेडी साहब को मार दिया गया, उसमें तो डिस्प्यूट नहीं है ना, वो तो मर गए, वो तो नहीं थे 63 के बाद में। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी और डेथ मिस्ट्री आप निकाल, जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी की है, लाल बहादुर शास्त्री की है, कैनेडी की है, उन सब केस में जो मेन आदमी है उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेन आदमी के मरने पे ही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो शायद बाद में जिंदा था। तो ये कहानी अपने आप को बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, और ये इतनी लंबी चली है कि ये पूरी महाभारत बन गई है। सर इसमें ना एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो आपने बोला हाई कोर्ट ने हमारा फैसला हमारे हित में है, एक कमीशन की रिपोर्ट है, आप थोड़ा उसके बारे में डालिए। मैं बताऊंगा, लेकिन वो ये तो बहुत बात की बात है। द रीजन आई एम आस्किंग यू ये पहले, या फिर आप जबकि आपको उसका आंसर करना है, क्योंकि उसके बीच बताऊंगा। कई आलोचक होते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये थ्योरी जो है ना, मैंने और आपने यहाँ पे बैठने की कॉन्वर्जेशन के लिए फ्लोट की हुई है। मतलब नहीं, मैं बड़ी 100 बात है, कई बार नहीं, वो तो कमेंट्स मैं तो आते बोल रहा हैं। हूँ आजकल गूगल सबके पास अवेलेबल है, तो गूगल में जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके ढूंढ ले, वहाँ पे है कि नहीं है, सभी को पता है मोटा मोटा। ये तो बातें इनफैक्ट विकीपीडिया में भी जो एंट्री डाली है वो बहुत बायस्ड है मेरे खिलाफ में। मैं अगर विदेश में होता तो उन पर केस करता मैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन है कि उसमें भी आपको सब मिल जाएगा कि उसमें कि अलग अलग है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इतना अनोखा केस है, इस पे इतनी इंक्वायरियाँ हुई हैं, इतना कुछ हुआ है जो किसी और केस में नहीं हुई। इवन कैनेडी के ऊपर लेके मुश्किल से 2 इंक्वायरी हुई हैं अभी तक, पर यहाँ तो मल्टीपल इंक्वायरीज, ऊपर से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ना ढमकाना। तो ये केस पूरा महाभारत की तरह है, इसके अलग 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 खंड हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको जो पॉडकास्ट में जब बैठ रहा हूँ आपके सामने, तो आपको मैं पूरी महाभारत की कहानी सुना दूंगा मोटा मोटा। लेकिन एक समय आएगा कि हम इस महाभारत के अलग अलग जो हमारे चैप्टर हैं, खंड हैं, उस पर डिस्कशन, क्योंकि महाभारत का तो एक एक लाइन पढ़ने वाला है ना, तो इसके अंदर भी ऐसा है कि इसमें एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप निकालेंगे, वो उसमें भी बहुत आपको डिटेल मिल जाएगा। चलिए आज तो संक्षिप्त महाभारत संक्षिप्त आप उसको ओवरऑल एक ओवरव्यू लेके हम लोग चलते हैं। ओवरव्यू में कहानी, जैसे आपने जो सवाल पूछा उसमें ये है कि आज के जो लोग मेरे खिलाफ, बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जो मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, जब वो भी पॉडकास्ट करते हैं, तो वो मेरा ही माल मारते हैं। मतलब मटेरियल मैंने ही जो इकट्ठा कि मेरी अप्रोच को लिया जाता है। आज की जो मेरी अप्रोच है वो मेन स्ट्रीम हो चुकी है। मेरी अप्रोच क्या है कि जब मैं एक्टिव इस केस में हुआ था साल 2001 में, उससे पहले लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन थी। लोगों के दिमाग में मोटा मोटा था कि सुभाष बोस की कोई डेथ हुई है, उस पर कुछ इंक्वायरी है, उस पर कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ ये कहते हैं, कुछ वो कहते हैं। तो पीपल वर नॉट वेरी क्लियर कि क्या है। मैंने साल 2005 में मेरी किताब आई बैक फ्रॉम डेड, उसका पब्लिशर भी मानस पब्लिशर, तो आपके नाम से मिलते जुलते, मानस पब्लिशर ने किताब छापी थी। सर बस वही कॉमन था, उसके अलावा कुछ कॉमन तो नहीं है। नहीं, वो डिफेंस के लोग की बहुत किताबें छापते थे, तो आपका भी बैकग्राउंड डिफेंस का, तो डिफेंस वाली वो काफ़ी किताबें काफ़ी मशहूर थी उस ज़माने में, मानस पब्लिकेशन। तो उन्होंने जो किताब छापी, तो उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्ट एक रेडी किया। तो मैंने उसमें ये लोगों को बोला कि इस पूरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई है, वो जो कंट्रोवर्सी है, उसमें एसेंशली 3 थ्योरियाँ हैं मोटी मोटी। प्लेन कैश की थ्योरी, रशियन एंगल और गुमनामी बाबा एंगल। तो ये सारी कहानी इन 3 के ऊपर आधारित है। आपको इस 3 में से एक को चुनना है। तो आज के दिन में जो लोग मेरे खिलाफ में भी हैं, वो मेरे ही मॉडल को कॉपी करके, वो जर्मनी वाले ने भी मेरे से यही काम किया। मतलब थ्योरी कोई भी कुछ बोलेगा, लेकिन उसको माल मेरा मानना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब जो डाटा मैंने जनरेट किया, किसी भी क्वाड्रेंट में बैठे, लेकिन वहाँ पे एक्सेस और सारी आप ही की है वो आपको, क्योंकि उसमें मैंने ही काम किया, मेरा ही काम स्टार्ट किया। तो ये मेरा ये जो नैरेटिव जो आज के पूरे दिन में आजकल जो लोग बात कर रहे हैं सुभाष बोस की डेथ केस में, वो नैरेटिव स्टार्ट करने वाला मैं हूँ।
जो मैंने साल 2005 में स्टार्ट कर दिया तो था। 3 नैरेटिव्स हैं सर। 3 थ्योरी हैं, कहने को 3 नहीं है, और भी हैं, 4 5 6 थ्योरी हैं, मोटी मोटी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने क्लैरिफाई किया कि ये 3 जो है, संक्षिप्त में 3 है। 3 है, इनमें एविडेंस है, आपको इसमें से एक चूज़ करना है कि कौन सी ठीक है। और मैंने एक बड़े बड़े डिस्पैशनेटली, और ठीक है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ बात करते करते, कोई भी हो जाएगा, लेकिन मैंने जब अप्रोच की, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने इमोशन बीच में लेके नहीं आता। और मैं कोई जन्मजात को नेताजी का भक्त नहीं था, बाय द वे कोई। तो ये कि वो उसका बड़े डिस्पैशनेटली उसको रिसर्च करना, बताना। और आपको पता है, जिस समाज में हम, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पे लेफ़्ट राइट इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जिसमें लेफ़्ट को फ़ायदा पहुँचता है, तो लेफ़्ट का इकोसिस्टम आपको बैक करेगा। आप कोई ऐसी बात बोले कि जहाँ पे राइट को सपोर्ट करना, तो राइट को इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। तो मेरे पास में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं अपना आंखें, जो मुझे दिखाई देता है, वो चाहे लेफ्ट को पसंद आए या राइट को पसंद आए, वो आप डाल दीजिए, ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है? ऑब्वियसली मैं पॉलिटिक्स पार्टी किसी में नहीं हूँ, मेरी चॉइस है। ऑब्वियसली मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में हूँ, मैं कोई कम्युनिस्ट कंट्री का मेंबर नहीं हूँ। मैं इलेक्शन में वोट देने जाता हूँ। भारत की पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, विदेश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं वोट देने जाता हूँ। तो जब वोट देने जाऊँगा तो सोच समझ के जाऊँगा ना वोट देने के लिए। तो मेरे एक चॉइस है, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। पर उसका मतलब ये नहीं कि मोदी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि अपनी जब रिसर्च करूँगा उसमें मैं मोदी जी को बीच में लेकर के आऊँगा। तो इसलिए मैंने भाजपा को रगड़ा अपने केस में। मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ इस केस में। उन्होंने 10 में से 4 काम अच्छे किए, लेकिन 6 काम नहीं किए। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं उसको बीच में लेके नहीं आऊँगा मैं, कि जस्ट बिकॉज मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी किताब में मैंने कांग्रेस के लोगों की तारीफ़ नहीं करी है। जिसने अच्छा काम किया उसकी तारीफ़ की, जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको मैंने तारीफ़ नहीं करी। तो मैं अपनी रिसर्च में अपने पॉलिटिकल बायस को लेकर के नहीं आने वाला, और वो नहीं है मेरे कहीं पे, क्योंकि लोगों ने किताबें तो पढ़ी नहीं मेरी। वो तो बैठ करके वो 1-2 फेसबुक की पोस्ट और ट्विटर में वो देख करके लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। वो एक अलग चीज़ है। मैं इस देश में रहता हूँ, देश का निवासी हूँ, मैं वोट करूँगा, किस पार्टी को सपोर्ट करूँगा डिपेंड करेगा उनकी पॉलिसी क्या है, उनका क्या है, तो वो अलग कहानी है। लेकिन जब आप रिसर्च करने बैठोगे, अपना काम कर रहे हो, उसमें फिर मैं बिल्कुल मेरा वो धर्म है कि जो सच है मैं आपको बताऊँगा, उसमें फिर मैं आपको मेरा कोई बायस नहीं उसमें नहीं होगा जी। तो आई हैव बीन वेरी अनबायस्ड इन माय अप्रोच, एंड दैट्स व्हाई पीपल। तो सर कौन सी नैरेटिव से आप शुरू करना चाहेंगे? जापान, गुमनामी बाबा, या तीसरा आपने जो रशिया का बताया? नहीं, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ था कि ये पूरी कहानी की जो है, जैसे आजकल समाज में, दुनिया में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो लोग खुल करके डिस्कशन कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। मोटा मोटा आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में 2 ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बातचीत लोग करते हैं हमारे देश में आजकल। एक हमारे यहाँ बोलने का ढर्रा होता है, वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर 1965 की लड़ाई हुई, 1962 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई। तो हम लोग गधे घोड़े बराबर कर देते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो 1965 की लड़ाई वॉर हुई है, या 71 की जो वॉर हुई है, हमारे हिसाब से भारत ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आज़ाद होने के बाद से लेके सिंदूर तक, इन सबको अगर आप मिला लो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर करोगे, तो स्कूल की पिकनिक भी नहीं है। जिस स्केल पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, उसमें तो हम लोग सोच भी सकते नहीं है। ये वो बड़े बड़े देश थे जिनके पास में 5-5 साल तक लड़ने की क्षमता थी। हमारे पास आज के दिन में, हमारे पास में कोई 700-800 जहाज़ है, उनके पास में उस ज़माने में 40-50 से हज़ार जहाज़ हुआ करते थे। जापान एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा था उस ज़माने में। ये सारी कंपनियां जो बैठ के आजकल छोटे छोटे बनाती हैं गैजेट्स, आपका मित्सुबिशी, सुजुकी वगैरह, ये मिलिट्री के सामान बनाते थे, मिलिट्री के जहाज बनाते थे उस ज़माने में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्केल बहुत बड़ा था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया 1939 और 45 के बीच में, जहाँ विश्व की महाशक्तियाँ आपस में भिड़ी थी, ठीक है। तो उसमें 2 ब्लॉक थे, एलाइड ब्लॉक, इसेंशली उसमें अंग्रेज और अमेरिकन, और आपका एक्सिस ब्लॉक, जिसमें आपके जर्मनी और जापान, इटली, ये सब कंट्री थी। एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर। अब हमें जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो हमें बचपन से पढ़ाया गया करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ की औलाद बैठे थे सारे देश में, अभी भी बैठे हुए ऊपर तक, तो आपको सारे उनकी तारीफ़ दिखाई जाती है अंग्रेज़ों की। आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि वो इन सारे पावर्स में से किस आदमी ने हमारे को गालियाँ दी माँ बहन की। चर्चिल ने, वो कौन सी साइड में था? अंग्रेजों की साइड में था। तो ये चर्चिल जिसने गालियाँ दी हैं खासकर हिंदुओं को, ये इंग्लैंड का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था। करेक्ट। तो वो आपके निगाह में वो अच्छे हैं, और आप बदनाम किसको कर रहे हो कि वो जापान वाले बड़े ख़राब है। क्यों जापान के लोग ख़राब क्यों कहते हैं? उन्होंने वहाँ जा कर के चाइना के लोगों को मारा था। मैं, आप चाइनीज़ हैं क्या? वो चाइना वाले चिंता करें ना। मैं तो अपनी आज के दिन में, आज का देश, पूरी जो वर्ल्ड में परिस्थिति चल रही है कि लोग रशिया के खिलाफ हो गए,
मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड अमेरिका की, कि वहाँ रशिया को ख़राब माना जाता है, पुतिन साहब के बारे में उल्टी बात बोली जाती है। क्या आप और मैं इस बात को मानते हैं? नहीं। हमारा सबसे बढ़िया जोड़ीदार तो रूस है। पुतिन जी तो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं देश के। किसी भी देश का दूसरे देश के प्रति जो रवैया होता है उसमें एक ही फैक्टर होता है कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर है। बस वही यार्ड से आपने से लगानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो लगाते नहीं। मोरालिटी की बात शुरू हो जाती है कि अपने अपने पेट में खाने को रोटी हो ना हो, लेकिन आपको दुनिया की चिंता आपको बहुत ज़्यादा है। कि जो चर्चिल बैठ करके, जैसे मैंने ये अपने बंगाली समाज में बहुत देखा, क्योंकि मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, मेरा काम ऐसा करता हूँ, तो कि चर्चिल ने जो बंगाली मारे हैं उनकी चिंता आपको नहीं है, लेकिन जापानियों ने जो चाइनीज़ मार दी उसकी आपको बहुत टेंशन हो रही है। वही होता है ना सर, हिस्ट्री ऑलवेज फेवर्स द विक्टोरियस। नहीं, बट हम लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो तो हिस्ट्री तो फेवर किया, लेकिन हम वो तो लोगों ने हमारी जो confusion हम है लोगों ना। ने हमें बहुत गलत चीज़ें पढ़ाई गई। हमें बचपन से हम लोग इनको हीरो मानते आए हैं, और जिनको आप हीरो बता रहे हैं एलाइड पावर्स को, उनका भारत की आज़ादी होने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली बड़ा कॉन्ट्ररी है। लेनिन कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होना चाहिए, तो हम इसके कॉन्ट्ररी चले। बिल्कुल, और ये क्योंकि वो उसका करक कर्म, हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एलाइड पावर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, हमारे अभी भी होती, उन्हीं की फिल्में बनती हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा भी रोल दिखाओ उसके अंदर। वो डंकिन फिल्म आई थी, आपको याद होगा, तो ये कहते हैं भारतीय क्यों दिखाए, हम भी तो गए थे लड़ने के लिए वहाँ पे। तो ये है कि उसमें एक वो था कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। तो वो ये था कि जो एलाइड पावर्स थी, जिनको हीरो बना के प्रेजेंट किया जाता है हमारी कंट्री में अभी भी, इन लोगों का भारत की इंडिपेंडेंस, भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो भारत को दबोच के दबाने के लिए बैठे हुए थे जी। उनकी दुश्मनी थी हिटलर के साथ में, उनकी दुश्मनी थी जापान के साथ में, क्योंकि आपस में इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे। हमारे भी दुश्मन जापानी हो गए, हमारे भी दुश्मन हिटलर बन गया। आपको बड़ा प्यार पैदा हो गया चर्चिल के साथ में आजकल, ठीक है, उस ज़माने के अंदर भी। तो ये प्रॉब्लम, तो ये एक बहुत बड़ा भारत के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच में, कि हम उस प्रैक्टिकल बातों को उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखते नहीं। सुभाष बोस ने देखा और उनको समझ में आ गया, उन्होंने ये बात बोली कि कांग्रेस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1939 में। तो सुभाष बोस को ये लगा कि, उन्होंने लिखा इसके बारे में कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की थी वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। वो गलती क्या थी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है तो अंग्रेज़ों ने बोला कि आप अभी हमें तंग मत करो, कोई अभी आंदोलन मत चलाओ, अभी हमारे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, लड़ाई हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, एक बार ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम आपको कुछ देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस वगैरह जब चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने वो नहीं दिया आपको, लड़ाई ख़त्म हो गई, वो जीत के उन्होंने आपको जलियांवाला बाग दे दिया। तो उन्होंने कहा कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये गलती हम, जब समय आएगा तो ये गलती हम नहीं करेंगे, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। कि मेरा पहला देश का 1939 में 40 में उससे पहले भारत का कोर नेशनल इंटरेस्ट था आज़ाद होना। एब्सोल्युटली। भारत का इंटरेस्ट चाइना के अंदर शांति लाना नहीं था, अभी भी नहीं है। भारत का इंटरेस्ट जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या हो रहा है वो भी हमारा कोर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन फील फॉर इट, अगर मुझे उसके बारे में पता हो, उसके किसी को मालूम नहीं था उस टाइम पे। तो पहला इंटरेस्ट मुझे अपना अपना घर देखना है। ये भारत के अंदर लोगों को बहुत बड़ी हमारे कीड़ा है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि अपने पेट में रोटी होना हो लेकिन आपको दूसरे देश के भूखों की चिंता आपको होती है। कि आपको टिपिकल एग्जांपल दे कि बंगाली जो है सुबह शाम जापान को गाली देनी हो, जर्मनी को गाली देनी हो, वो आ जाते हैं, लेकिन जो बंगाल में चर्चिल ने किया उसके बारे में उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये इस तरह का भारत के अंदर प्रॉब्लम है, खासकर बंगाल जो नेताजी का होम स्टेट है। तो यहाँ पे वो सब, तो उन्होंने, सुभाष बोस ने लिखा कि जब ये जैसी लड़ाई शुरू होती है, अब मौका है, हम इन लोगों का दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हाँ अब हमारा टाइम है, हम स्ट्राइक करेगा। अभी उन्होंने बोला कि अभी आंदोलन छेड़ दो, जब बाद में जाके भारत छोड़ो माना है, इन्होंने बोला, गांधी ने मना कर दिया। गांधी जी ने एक और काम उसमें किया, वो जिस टाइम देश के नंबर 1 लीडर थे, उन्होंने जाकर के अंग्रेज़ों के जो उस ज़माने वॉइस रॉय थे, जो उस जमाने भारत का जो राजा था, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो बोल दीजिए, वॉइस रॉय, उसको जाकर उन्होंने बोला कि ये संकट की घड़ी में हम आपके साथ में हैं। तो आपके देश पे कब्जा होकर बैठा हुआ है, अंग्रेज बैठे हुए हैं, आज अंग्रेज़ों को दबोचने का टाइम आया, क्योंकि वो उनको, आप उनसे नहीं लड़ सकते कि आपके पास में हथियार नहीं है, या आप मिलिट्री नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये लोग फंस गए हैं जर्मनी के साथ में और इनके साथ में। तो जैसे ही वो मौका आया तो आपने उनको बोल दिया हम आपके साथ में। आपने कहा कि दुश्मन जब वीक है तो यार अब मैं अटैक नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, तू आराम से पहले स्ट्रांग हो। उन्होंने बोला हम आपके साथ में हो, उन्होंने बोला हम आपके साथ में, कहते हम नहीं चाहते कि लंदन के ऊपर अटैक हो जर्मनी के, हम हमारा खुद का, वो गांधी ने बड़े सेंटिमेंटल स्टेटमेंट दिया उसमें जा करके। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं करके। अब यहाँ उन्होंने सुभाष बोस को बिल्कुल साइडलाइन कर रखा था। अब सारे नेताओं ने गांधी जी की बात मानी, देश ने अभी भी मानते हैं।
तो सुभाष बोस यहाँ से एस्केप करके बाहर चले गए, सबको पता, हमने बचपन में पढ़ा उसके बारे में। वो कैसे एस्केप किया सर, उसके बारे में थोड़ा यार सा एस्केप का कहानी है कि पूरी कहानी किसी को नहीं पता उसकी पूरी, क्योंकि वो सुभाष बोस को ये समझ में आ गया था कि अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी वहाँ पे, तो उनको समझ में आ गई अगर ये मुझे पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुझे अंदर रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो कुछ ना कुछ करूँगा। करेक्ट। तो पहले यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, तो उन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी जेल के अंदर, और कहा मैं मर जाऊँगा। उनको फिर अंग्रेजों को लगा कि अगर ये बंदा अगर मर गया अंदर तो प्रॉब्लम खड़ी जाएगी हमारे लिए, तो इसको छोड़ दो, इसको घर में जान दो, लेकिन पहरा चाहता पूरी इसकी पुलिस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रहेगी इसके आसपास में। तो वहाँ से फिर उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट करी कि यहाँ से मुझे निकलना है। उसके बारे में पूरी कहानी नहीं पता, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। मास्टर तारा सिंह भी इन्वॉल्व थे, बलदेव सिंह भी इन्वॉल्व थे, युवराज सिंह के ग्रैंडफादर भी इन्वॉल्व थे, बहुत से लोग थे, हमें नाम भी नहीं पता हम लोग कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, हर एक को पता है कि आपको हर एक को हल्का लगा, मतलब एक आदमी को बोला कि तूने मुझे यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है, दूसरे को बोला तूने यहाँ से यहाँ छोड़ना है, और इसको नहीं पता कि दूसरे को क्या बताया गया। तो मल्टीपल लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बोली थी, और एक दिन करते करते वो 41 की 41 ही है मेरे ख्याल से, 41 की जनवरी में पता चलता है कि ये आदमी घर में नहीं है, गायब हो गया। बेसिकली उस टाइम तो वो निकल चुका था, लेकिन खबर ब्रेक होती है 8-10 दिन बाद। उन्होंने एक ऐसा ड्रामा इनेक्ट किया कि मैं पर्दे के पीछे बैठा हूँ, मैं ध्यान में कर रहा हूँ, मैं साधु बन जाऊँगा, ये है वो करके। तो लोग उनकी शक्ल देख नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम तक। करते 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 8-10 दिन हो गए, मालूम चला कोई है, देखा तो कोई है नहीं। तो जब तक वो खबर बाहर ब्रेक हुई है और अंग्रेजों को मालूम चला, वो ऑलरेडी अफगानिस्तान निकल चुके थे उस टाइम पे। तो सबसे पहले अफगानिस्तान गए। यहाँ से उन्होंने एक गोमो नाम की जगह है, वहाँ पे वो गए। वहाँ पे उनका एक भतीजा चला के ले गया गाड़ी, शिशिर कुमार बोस। बाद में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया था। दूसरा भतीजा उनका, शिशिर का बड़ा भाई जो था, वो वहाँ पे था, उनकी वाइफ थी वो अशोकनाथ बोस। उन्होंने फिर उनको वहाँ रखा। फिर उन्होंने वहाँ पे शायद शक्ल चेंज करके एक मुस्लिम जेंटलमैन बन गए। वो कोई इंश्योरेंस एजेंट का नाम बन गए। उनका नाम जियाउद्दीन नाम था, रखा था उन्होंने, एक नकली नेताजी ने। हाँ, तो उस मुस्लिम उसमें इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन के नाम से, उस आइडेंटिटी पे वो वहाँ से रेलगाड़ी पकड़ी। उस टाइम तो जहाज़ थे नहीं। गोमो आपका ये झारखंड में होगा। गोमो से वो रेलगाड़ी पकड़ के कैसे गए, लेकिन करते 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 वो पूरा जो भारत पाकिस्तान निकाल दिया, और पेशावर वगैरह पता नहीं कहाँ पहुँचे। वहाँ से करते करते फिर वो काबुल वगैरह पहुँच गए। तो काबुल में कुछ भारतीय लोग वहाँ पे, तो उनको बताया गया कि आपने क्या काम करना है। तो वहाँ पे उत्तम चंद्र मल्होत्रा जी थे, एक उनके घर में रहे। उनकी वाइफ को नहीं मालूम था इनिशियली कि आदमी अंदर कौन बैठा हुआ है, मुसलमान कोई। उन्हें बाद में मालूम चला कि सुभाष चंद्र बोस थे वो। तो फिर उत्तम चंद्र मल्होत्रा ने तलवार साहब को पकड़ा दिया। तलवार ने उनको रशियन बॉर्डर तक छोड़ा। बीच में उनकी बातचीत होती है रशियन एम्बेसी के लोगों से काबुल में। उन्होंने कहा अभी हम आपको नहीं घुसने देंगे, यहाँ पे कुछ इशू है। फिर वो इटालियन के पास में गए। कुरोनी वहाँ का एम्बेसडर था, बाद में भी रहा एम्बेसडर। इनफैक्ट उसका लड़का भारत में एम्बेसडर था थोड़े टाइम पे पहले। तो कुरोनी ने उनको उससे उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने उनको एक नकली पासपोर्ट दिया, उसमें ऑरलैंडो मुजेटा के नाम से। तो वो उस पासपोर्ट को और वो नाम यूज़ करके फिर वो रशिया एंटर कर गए। तो रशिया में वो एंटर करें ऑरलैंडो मुजेटा के नाम से, वो पासपोर्ट दिखा करके। दिस वाज इन समवेयर ईयर 41, दिस वाज 41 वही वाला। रशिया में 10 दिन, लेकिन रशियंस को मालूम था सुभाष चंद्र बोस है, तो उनको मालूम है कि नकली पासपोर्ट पे एंटर करा, पर सुभाष बोस है। 10 दिन तक वो रशिया में रहे, और 10 दिन के बाद में वहाँ से वो जहाज़ पकड़ करके, पूरी डिटेल किसी को पता है कि रशियन डॉक्यूमेंट निकाले नहीं है, लेकिन वो रशिया में थे। और रशिया से फिर वो जहाज़ पकड़ करके बर्लिन चले जाते। बर्लिन में गए तो वहाँ जा कर के उनके पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, और उन्होंने वहाँ के जो जर्मन जो फॉरेन ऑफिस है उनके लोगों से कॉन्टैक्ट स्थापित किया, बातचीत ही करते 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 फिर जर्मनी ने उनको पूरा सपोर्ट वहाँ से देना शुरू किया, उनको बचा के रखा। फिर उन्होंने वहाँ पे पहले एक ब्रॉडकास्ट रेडियो, आज के ज़माने में जैसे जो हाल इंटरनेट वगैरह का है जी, तब रेडियो होता था। ब्रॉडकास्ट का ये इंपॉर्टेंस उस ज़माने में शायद ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से। तो वो उन्होंने वहाँ से ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए रेडियो। वहाँ पे उन्होंने इंडिया सेंटर खोला। जय हिंद का नारा उन्होंने वहाँ अडॉप्ट किया। वहाँ एक फ़ौज खड़ी की छोटी सी। राष्ट्रीय गीत उन्होंने वहाँ पे ये जय जन गण मन जो बना बाद में, सब उन्होंने सुभाष बोस ने सारे काम वहाँ पे कर दिए। और भारत सरकार को मानने पड़े मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन था नहीं ना। अगर वो जय हिंद का नारे को नहीं बनाते, हमारे तो महात्मा गांधी की जय मनता नेशनल नारा हमारा देश का, कि हमारे पास में नारे थे ही नहीं हम लोग के पास में। या तो धार्मिक नारे हैं या महात्मा गांधी की जय हो। तो अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होता तो जय हिंद नारा भी नहीं होता आपको, आप लोग महात्मा गांधी की जय कर रहे होते अभी तक। क्योंकि उसके अलावा लोगों की सोच उसके आगे थी नहीं, मतलब उनका देखने का नज़रिया कि महात्मा गांधी के आगे कुछ है नहीं दुनिया में।
तो ये वहाँ से फिर उनको बाद में उनकी हिटलर से बातचीत होनी थी, तो वो हो नहीं पाई क्योंकि वो हिटलर वॉज वेरी टाइड अप विद मल्टीपल थिंग। तो वो करते 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 वहाँ पे साल निकल गया। तो वो जो साल जो उनका जर्मनी में निकला, उनको काफ़ी संभाल के रखा, उन्होंने मदद करी। लेकिन अगर वो उस टाइम पे ही वो जापान में अगर आ जाते, क्योंकि जापान का जो वहाँ पे एम्बेसडर था बर्लिन में, वो उनसे कांटेक्ट कर चुका था। तो वट एवर रीज़न, मैं उसे पढ़ूंगा नहीं और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा उसमें कि वो अपनी, हर एक आदमी को अपनी सिक्योरिटी देखनी होती है, और कई लोगों ने जेन्युइन गलतियाँ भी की हैं, वो अलग है, पर उनका इंटेंशन किसी का ख़राब नहीं था, ना जर्मन्स का। जर्मनी ने, नाजी जर्मनी ने सुभाष बोस की पूरी मदद करी, इसमें कोई बोलने में कोई शक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जापान ने पूरी मदद किया, पूरा 100% जो कर सकते थे वो। अगर वो पहले वहाँ से आ जाते, उनको सुभाष बोस 43 में जर्मनी से जापान आए हैं, तो अगर वो पहले 1 साल पहले अगर आ जाते तो यहाँ भारत में आ जाते वो तोड़ ताड़ करके, क्योंकि 42 में जापानियों ने अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बड़ी बुरी तरह से हराया था सिंगापुर में, और उनके 90,000 POWs उन्होंने पकड़ लिए थे बड़ी, क्योंकि ये लड़ाई करने के लायक थे नहीं ये लोग उनसे, तो बेचारे जलियांवाला बाग में गोली चलाने इनकी हिम्मत होती थी। वहाँ गए, जापानियों ने इनकी चमड़ी उधार दी उनकी उठा करके। ये सिर्फ मुस्लिमों पे कर सकते थे, ये innocents को सब मार सकते जलियांवाला थे। बाग मारना हो, किसी चाइना में लोगों को मारना हो जाके, वो उसी के लिए थे ये लोग। डंकिन में बोला जी तुम सामान उठा के चलो, चल पड़ते थे। लेकिन है कि जब इनका सामना हुआ जापानियों के साथ, आज भी ये बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि हमने जापानियों का, तुमने नहीं हराया था, अमेरिकन ने हराया था आप लोग की, तो उन्होंने चमड़ी धड़ दी थी 1942 के अंदर जापानियों ने। आप कहाँ लड़ोगे जापानी के साथ में, सारे जिनकी अंग्रेजों की चाकरी करने वाले क्या लड़ाएंगे जापान के साथ में। तो ये वहाँ पे फिर वो जर्मनी में उनकी हिटलर से बात हुई, तो हिटलर ने बोला कि मैं आपकी कंट्री से बहुत दूर हूँ अभी, तो मेरी मिलिट्री वहाँ तक जाएगी नहीं, तो जापान तुम जाओ, वहाँ पे शायद ठीक रहेगा, और तुम्हारे को जहाज़ से भेजेंगे तो प्रॉब्लम है, शूट डाउन कर देंगे। एक रास्ता ये था कि जापान जहाज़ में जाएँ, Correct. इटली में ब्रेक करें फिर जाएँ, कहते लेकिन वो बहुत रिस्क है। तब उन्होंने कहा कि वो सबमरीन जो है हम जर्मन से भेजेंगे आपको, तो सबमरीन से U-boats कहते थे उस टाइम पे। तो यू बोट में बैठा करके वो 2-2.5 महीने का जर्नी, बड़ा खतरनाक, उसमें इनको और आबिद हसन को दोनों को बैठा के डाल दिया, और ये लोग यहाँ से गए और मेडगास्कर के पास में आकर के वहाँ जापानी सबमरीन आ गई। और आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में पानी अगर जब, और वो रफ़ सी था बहुत ज़्यादा, मिडल सी, तो रफ़ सी में वो उन्होंने फिर डिंगी में बैठा करके उनको यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो सुभाष बोस जिस तरह के काम करते थे, या जो उनकी शख्सियत थी, या जो उन्होंने काम किए हैं, मेरे को लगता नहीं कि भारत के वो फ्रीडम फाइटर जो बाकी थे, उनके सपने में ऐसी बात कभी करने की होगी। जर्मनी में जाना, वहाँ के हिटलर से 1-to-1 बातचीत करना। यहाँ तो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम आजकल आप बहुत लेते हैं, उनकी औकात तो किसी गार्ड से बात करने की नहीं थी वहाँ पे, जानता कोई नहीं इनको। वो बहुत बड़ा आदमी था, ICS ऑफिसर निकल चुका था पहले, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी सुभाष बोस। तो सुभाष बोस ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। तो वहाँ से फिर वो जापान में आए, जापान ने उनको पूरा सपोर्ट किया उनको। उन्होंने फिर यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। आपको मैंने कहा ना कि 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन पे अटैक करा जापान के ऊपर, और यहाँ से मार खाई लोगों ने बड़ी बुरी तरह से। तो 90,000 आसपास POW बन गए जापानियों के। तो उनको ही, जापानियों ने ही उनको एक वहाँ पे, जापानीज इन्होंने POW बना लिया। हाँ उन्होंने POW बना दिया। और उसमें फिर एक जनरल फ्यूजीवारा जी थे, उन्होंने बोला कि इनको, उनके साथ में मोहन सिंह वगैरह और लोग जुड़ गए बाद में, और रासबिहारी बोस ऑलरेडी जापान में थे। तो इनके दिमाग में था कि इसको एक फ़ौज बना दी जाए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो उन्होंने फ्यूजीवारा मिलकर के एक आज़ाद हिंद फ़ौज उन्होंने क्रिएट करी, जिसको मोहन सिंह जी को उन्होंने उसका इंचार्ज बनाया। लेकिन वो है कि उनका किसी का ना रुतबा नहीं था, उनका स्टैंडिंग नहीं थी, तो वो चल नहीं पाई और फ्लॉप हो गई। मोहन सिंह को उन्होंने जेल में डाल दिया। किन्होंने? ब्रिटिश जापानियों ने, क्योंकि वो उनमें से कई लोगों ने जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। करेक्ट। उन्होंने उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, जापान के ऊपर उन्होंने जासूसी करनी शुरू कर दी अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के फेवर में। हाँ, तो जापानी बहुत नाराज हुए इनसे, तो उन्होंने मोहन सिंह वगैरह को सबको, जयचंदों की कमी नहीं थी कभी। तो उसमें ये था कि वो चल नहीं पाया, फेल हो गया। तब उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा सुभाष बोस को बोला, ये आदमी बहुत बड़ा कद का आदमी, ये बाकी सब लोग बहुत छोटे हैं इसके सामने। तो सुभाष बोस 43 में जापान, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जापान ने पूरा कंट्रोल कर रखा था, वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे लोग बहुत गलती उनके बारे में करते हैं। वो बोलते हैं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई, आज़ाद हिंद फौज पहले से बनी हुई थी, लेकिन वो पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी। इन्होंने आके उसको रिवाइव किया, उसको फिर से रिक्रिएट किया, और उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद सरकार, पूरी गवर्नमेंट सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। आज़ाद हिंद सरकार। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई, आज़ाद हिंद सरकार बनाई, जो फौज से बहुत ऊपर है। उस सरकार का हिस्सा थी एक फौज जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। मतलब ही फॉर्म्ड इन अ वे, मतलब ही सेड कि इट इज अ फुल गवर्नमेंट, फुल फ्लेज गवर्नमेंट, वी आर अ कंट्री, वी आर अ गवर्नमेंट एंड वी हैव एन आर्मी।
पूरी आर्मी है, बैंक है, उसकी इंटेलिजेंस सर्विस है, उसको रिकॉग्नाइज उसको 5-7 कंट्रीज ने, जर्मनी ने रिकॉग्नाइज किया, इटली ने किया, जापान ने किया। बेसिकली क्योंकि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, तो जो एक्सेस ब्लॉक था उसने बिल्कुल, accept कर कुछ लिया। कहते हैं कि रशियंस ने भी किया, लेकिन उसका मेरे पास सबूत डायरेक्टली नहीं, लेकिन रशिया का नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन आयरलैंड ने किया, आयरलैंड किसी उस पर नहीं था। तो 5-7 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया उस गवर्नमेंट को, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। पूरी गवर्नमेंट बनाई है फुल फ्लैज, उससे पूरे डिपार्टमेंट थे उसके, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, सारे जैसे प्रोग्राम करते हैं आजकल लोग, अखबार है उसके, सब कुछ है, बैंक है। सुभाष बोस ने उस टाइम कहा था कि ये जो भी मेरी मदद जर्मनी ने की है वो लोन है भारत के ऊपर, हम चुकाएंगे इसको। तो उन्होंने इनफैक्ट उसका पैसा वापस करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पैसा यहाँ से रेस स्टार्ट किया। फिर जापान ने उनको बोला कि आपके पास में अगर कंट्री है, जब गवर्नमेंट, तो आपकी अपनी लैंड होनी चाहिए, चाहे कागज़ पे हो। तो अंडमान निकोबार को उन्होंने सुभाष बोस को हैंड ओवर कर दिया उनके चार्ज में। अब लोग कहते हैं कि अब जिसको नहीं पसंद आया कि साहब नहीं पूरा कंट्रोल नहीं था, तो उनको ये पहले अपना पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा कंट्रोल है 47 के बाद में। अगर आप ये दावा कर रहे हो कि सुभाष बोस को कंट्रोल जापान ने दिया था लेकिन पूरा नहीं दिया था अंडमान निकोबार में, तो पहले इस बात का जवाब दो कि 47 के बाद तुम्हें कौन सा अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल दिया था भैया? तुम कौन से कंप्लीटली फ्री थे? अपने तो गिरबान में जाकर देखो, दूसरों पे उंगली करने से पहले अपने गिरबान में झांको, तुम्हें कौन सा अंग्रेजों ने फ्री किया था 47 के बाद में? यहाँ अंग्रेज सारे बैठे थे यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। तो वो उन्होंने दिया और उसमें फिर वो लड़ाई हुई। अब सुभाष बोस को जर्मनी में ही मालूम चल गया था कि एक्सेस लड़ाई हार जाएगी, क्योंकि वहाँ जाके प्रॉब्लम हुई कि जब वो यहाँ से गए हैं तो जापान, रशिया की और जर्मनी की लड़ाई नहीं थी आपस में। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचते हैं जर्मनी में, तो रशिया की और जर्मनी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो हिटलर ने वो फ्रंट जो भी उसने कहा कि वो उन्होंने उसको मिसलीड किया, वट एवर, मैं जो मुझे पढ़ना नहीं, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई, टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड टर्निंग पॉइंट। और सुभाष बोस ने तभी बोल दिया, उसके बारे में लोगों ने लिखा भी कि अब ये अब गए, लड़ाई हारेंगे लोग। तो बाय द टाइम वो जापान में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जब आते हैं, तो उनको मालूम था कि हम लोग मिलिट्री लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन कहा ये साइकोलॉजिकली लड़ाई लड़ना जरूरी है, कि लोगों को लगे कि भारत भी लड़ सकता है। लोगों में वो हिम्मत का, जैसे आजकल लोगों में एक हिम्मत जज्बा है बात करने का, वो पहले नहीं था। सिर झुका के लोग बात करते थे। आप पुरानी फ़ोटो देखना कि जो मेरे भी दादाजी थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, कि अगर एक अंग्रेज अफसर बैठा हुआ है आपके बीच में, तो सारे भारतीयों की आंखें नीचे होती थी। वो हिम्मत नहीं थी बात करने की। सामने अंग्रेज खड़ा तो ज़रा घिघी बंदी होती थी आदमी की, डरते थे अंग्रेज के सामने बात मुंह खोलने में, अंग्रेज बेचारे। तो लड़ने की हिम्मत तो बहुत बात की बात है। तो उसमें वहाँ पे ये उन्होंने 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हमारी इतनी बुरी तरह से मार मारी थी कि हम उनकी आंख में आंख देखने के लायक नहीं रहते। लड़ना बहुत दूर की बात है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा दुस्साहस करना कि पूरी फ़ौज खड़ी कर दी, और फ़ौज खड़ी करके आप उन पे अटैक कर दो, कि 1-2 लोगों के मन से क्या होगा। मतलब आप किसी हमारे रेवोल्यूशनरी ने एक डीएम को मार दिया, एक पुलिस वाले को मार दिया अंग्रेज को, तो उससे पूरा ब्रिटिश एम्पायर तो नहीं हिलेगा, राइट। ठीक है, एक सेंसेशन क्रिएट करता है, मीडिया में ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है उसका। लेकिन इवन सुभाष बोस का मानना था कि उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत उन्होंने अपने वहाँ पे उन्होंने इंडायरेक्टली सपोर्ट किए हुए थे बंगाल में, कि जब तक आप एक पूरा अटैक पूरा कंट्री पे नहीं करेंगे, पूरी फौज अटैक नहीं करेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। और उनका मानना था कि एक बार ये भारत के लोगों को मालूम चल जाए कि हम लोगों ने क्या किया है, कि हमने पूरी सरकार बनाई है और ये लोग लड़ रहे हैं, पूरी फौज है, एक बार ये लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग हमारे फेवर में खड़े हो जाएंगे। और लोग खड़े हुए थे, इसी लोग भारत आज़ाद हुआ था। उस लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन हुए थे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब उनको मालूम है कि वो लड़ाई ख़त्म होने वाली है, लड़ाई हारने वाले हैं, किसी को नहीं मालूम था कि एटम बम बन जाएंगे। तो सडनली उस कॉन्टेक्स्ट में जब वो लड़ाई हार रहे थे, तो उस टाइम पे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंक दिए। इनफैक्ट उसके पहले तक तो जापान वाज ऑलरेडी हार रहा था लड़ाई। तो उसमें आईएनए की जो लड़ाई हुई है, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 2 फ्रंट पे लड़ाई ली की थी। पहले फ्रंट में बहुत बुरी तरह से हारे थे, सेकंड फ्रंट में अच्छा लड़े हैं, क्योंकि पहले फ्रंट में वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री का इशू है, मुझे उस पर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं, लेकिन वो टाइम गलत था और ऊपर से बरसात बहुत हो गई थी, तो वहाँ वो बेचारे बड़ी बुरी तरह से हारे, और खासकर अमेरिकन्स ने उन पर अटैक कर दिया, ऊपर से अमेरिकन उसकी वजह से हार गए वो लोग। सेकंड में वो अच्छा काम कर रहे थे, जो उनका शायद उन्होंने जो चट्टागांव साइड से, उस साइड से जो फ्रंट खोला था, बट सडनली फिर वो अमेरिका ने एटम बम डाल दिए। तो जो जापान का सरेंडर 2-3 साल बाद होना था, वो दिनों में हो गया। एक फटाफट उन्होंने 15 अगस्त सन 1945 को डिसाइड किया कि हम सरेंडर कर देंगे, अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने इसकी। 6 और 9 को बमबारी हुई है, 6-9 को बमबारी हुई है, और 15 अगस्त को जापान ने अनाउंस कर दिया कि हम सरेंडर कर दें। तो सुभाष बोस के सामने जो ये ऑफिशियल वर्जन उनकी जो डेथ का निकल के आता है, उनके सामने ये ऑप्शन रखे गए थे। तो उनके पास में ये दुविधा थी कि मैं क्या करूँगा। दैट वाज अ बिग जोल्ट फॉर हिम, क्योंकि मतलब जहाँ पे उन्होंने
पनाह ली हुई है या फिर जहाँ पे उन्होंने फौज खड़ी की है, वही कंट्री एकदम से उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या अब करेंगे? उनको चिंता ये थी कि मेरी कमांड में बहुत सारे अफसर, बहुत से मेरी पूरी फौज है, मेरे लोग हैं, मेरे साथ में पूरी गवर्नमेंट है, उनका क्या होगा? बहुत सी लड़कियां हैं आज़ादिन, वो जो लेडीज़ की जो पूरी जो उनकी खासकर उनको चिंता थी बहुत ज़्यादा। मेरे अंडर में इतने लोग कमांड में, उनकी चिंता, उनका क्या होगा? फिर ये भी था कि भी अगर हम सरेंडर करेंगे तो इनके साथ में करें या अलग से करें, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, हमारी इनके साथ में नहीं है। तो जापान करेगा, क्या हम उनके साथ करें या अलग से करें? अब उनके साथ भी हैं लेकिन अलग भी हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल उस टाइम पे उन्होंने रेज़ करना शुरू किया 15 अगस्त को, जब उन्हें खबर लगती है उससे पहले कि ये सरेंडर हो जाएगा, तो हम कहाँ सरेंडर करें, कैसे करें, मोडालिटीज़ क्या होगी? तो जो उस डिस्कशन में जब पॉइंट निकल के आया तो उसमें लोगों ने ये बोला कि अब जो लोकल कमांडर थे जापानीज़, उनका हमको नहीं पता, ये डिसीजन लेने वाले टोक्यो वाले हमारे मेन आदमी। आपको जहाँ सरेंडर करना है वो आप टोक्यो से आपको बात करो। टोक्यो में बात करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे जैसे उनका जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन था वो लेफ्टिनेंट जनरल इसोदा, वो उनके साथ में था। लेफ्टिनेंट जनरल Isoda Saburo Isoda was the lieutenant general. He was the main liaison officer between the government of Japan and government of Subhash Bose. तो वो उनके साथ में था उस टाइम पे। उसने भी कहा कि मुझे ऊपर से टोक्यो से कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आपको टोक्यो जाना पड़ेगा, और अभी हमारा नेटवर्क उनसे कम्युनिकेशन टूट गया है टोक्यो में, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के आप वो की। तो ये जो सुभाष बोस की जो डेथ की कहानी बोली जाती है, इन सर्कमस्टेंसेस में प्ले अप हुई कि वो आ रहे थे, तो वो बैंकॉक में हैं, 15 तारीख को सिंगापुर में हैं, 16 तारीख को वो बैंकॉक आते हैं, 17 तारीख को वो साइगोन शहर में आ जाते हैं जो आजकल का हो ची मिन शहर है। और उनके साथ 2 जहाज़ होते हैं, 2 जहाज़ में कोई 7, 8, 10 अफसर होते हैं, कुछ जापानी हैं, कुछ इंडियन हैं। आबिद हसन थे, प्रीतम सिंह थे, गुलजारा थे, एस ए अय्यर थे, देबनाथ सरकार थे, हबीबुर रहमान थे, ये सारे उनके साथ में थे। तो जब वो सारी कहानी का आता है कि जब वो साइगोन में जो हो ची मिन सिटी में पहुंचते हैं 17 अगस्त की सुबह को, उनकी वहाँ फ़ोटो भी ली गई लास्ट वहाँ पे। तो वहाँ पे कहा गया कि जापान ने उनको बोला कि एक तो है कि आप यहाँ से अब आगे आप अकेले जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे पास हाँ हो ची मिन सिटी से आप अकेले फ्लाई करेंगे, आप ये पूरी पार्टी आपके साथ नहीं जाएगी, और आपको जापान जाना पड़ेगा, और आपका खुद का जहाज़ नहीं जाएगा। जिस जहाज जापान क्यों जाना पड़ेगा सर? वो जापान से तो आ रहे थे ना? नहीं, वो बैंकॉक से आ रहे थे, बिकॉज उनको ये बोला गया था कि आपको टोक्यो जाके डिस्कशन करनी पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए। सुभाष बोस जो सरेंडर डिस्कशन जब डिक्लेयर हुआ है वो सिंगापुर के आसपास में थे, मलेशिया से। He was in that area. तो he had to go to Tokyo. Okay, तो he was basically वो, क्योंकि उस टाइम के जहाज बहुत लंबा ना, आजकल तो उड़ते नहीं है, तो वो वहाँ से अलग अलग जगह लोगों से बातचीत कर रहे थे, और अपना भी हिसाब किताब देख रहे थे कि मेरा INA का जो जैसे हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या, हो ची मिन सिटी में क्या, वो सब जगह उनके सेटअप थे। तो वो ऐसे से मूव कर रहे थे। तो करते करते 17 अगस्त को जब वो पहुंचते हैं आपके हो ची मिन सिटी में, तो उनको बोला जाता है कि आपको वही टोक्यो जाना पड़ेगा, यहाँ से अपने जहाज़ में आप नहीं जा सकते, जिस जहाज़ में आप आ रहे हो आपको जहाज़ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और आपको ये बाकी लोगों को छोड़ना पड़ेगा। एक यहाँ पे जहाज़ है, वो जहाज़ में कोई लेफ्टिनेंट जनरल शिडई है उनका, जापानी जनरल, वो जा रहा है उस किसी साइड पे, वो जाएगा, उसमें हम आपको जहाज़ में हम डाल देते हैं, वो आपको जहाज़ छोड़ देगा उधर। तो जब सुभाष बोस ने ये बात अपने लोगों को बताई कि ये लोग मुझे अकेले जाने को बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, आप अकेले मत जाइए, कम से कम एक आदमी हमारे साथ आपका कोई हो। तो उसने फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने ADC को हबीब को साथ में ले जाता हूँ। तो हबीबुर रहमान और सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त की शाम को वही जहाज़ में बैठते हैं, 17 अगस्त 1945 को। और ये जो बाकी लोग हैं, देबनाथ सरकार, SA अय्यर, प्रीतम सिंह, गुलजारा, आबिद हसन, ये सारे के सारे उनको सी ऑफ करने आते हैं एयरपोर्ट तक। तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम तक में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ओके। और ये जहाज़ जो एक जापानियों को लेके जा रहा है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और रहमान बैठ जाते हैं, वो 17 अगस्त की शाम को वहाँ साइगोन शहर से उड़ जाता है। अगले दिन ये जहाज़ जो होता है ये लैंड करता है, जिसको आजकल ताइपेई सिटी कहते हैं, ताइवान में। वो जहाज़ लैंड करता है, और लैंड करने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर लंच वंच का इंतज़ाम किया होता है उन्होंने वहाँ पे, और वो लंच वो लोग करते हैं, और फिर वो जहाज़ टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करने के बाद में वो जहाज़ क्रैश लैंड कर जाता है, जो हमने सुना, जो ऑफिशियली बताया गया उसमें कि वो क्रैश कर गया। ठीक है, वो डिटेल नहीं पता, क्रैश हुआ। डिटेल तो बाद में मालूम चलेंगे आपको क्या एग्जैक्टली हुआ उसमें, बट क्रैश होते ही उसमें हुआ कि उसमें जो जापानी जनरल था शिडई, वो तो वहीं मर गया। उसका तो कहते हैं गिरते ही वो जहाज़ गिरा और उसका सिर फटा जाके सामने जाके लगा, वो वहीं मर गया, शिडई मर गया। और सुभाष बोस जो थे वो उसमें जल गए बहुत बुरी तरह से जहाज़ में। उनको हॉस्पिटल लिया, वो भी 4-5 घंटे में उनकी भी डेथ हो गई। और थोड़े समय बाद जो है उनकी क्रिमेशन वहाँ पे हो गई, और उनकी अस्थियाँ वहाँ से जापान, हबीबुर रहमान जो है वो जहाज़ में था, वो बच गया,
थोड़ी इसको इंजरी हुई थी, लेकिन वो बच गया, ही वॉज ऑल मोरलेस परफेक्ट। वो उन अस्थियों को लेकर के वो जापान चला गया, और जापान में जाकर के अस्थियाँ उसने वो इम्पीरियल हेडक्वार्टर्स में पकड़ा दी। उन्होंने 2 इंडियंस को बुलाया जो सुभाष बोस के साथ में थे। एक तो अय्यर जो पहले था, 17 अगस्त को उनकी शाम तक उनके साथ में था, और एक मूंगा राममूर्ति जो आए, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का हेड था जापान में, सुभाष बोस को जानता था टोक्यो में, उसको बुला करके उनको अस्थियाँ पकड़ा दी। ये दोनों बंधु अस्थियों को लेकर के एक जापानी मंदिर में गए, रिंकोजी टेम्पल में। और चले वही मंदिर है जहाँ पे अभी मोदी जी का नाम अभी हुआ था, गए नहीं मोदी जी अभी, नहीं वो दूसरा टेम्पल है, वो अलग कहानी है। तो ये जापान में रिंकोजी टेम्पल में जाकर के उन्होंने वो अस्थियाँ रख दी, और उनको जो पुजारी था वो नेताजी का सपोर्ट करता था, जापानी करते थे उस ज़माने में, अभी भी करते हैं बहुत सारे। तो उसने कहा जी अपने पास में रख लो, अभी लड़ाई का है, बड़ा टाइम ख़राब है, हम बाद में आके आपसे ले जाएंगे अस्थियाँ। हाँ, वो दिन है और आज का दिन है, वो अस्थियाँ वहीं की वहीं रहेगी, तो वहीं पड़ी हैं अभी, उसकी पूजा पाठ होती है, पर वो अस्थियाँ वहाँ पड़ी हैं। तो ये कहानी सुभाष बोस की डेथ की निकल। तो हमारे लोगों ने वहाँ पे कहा कि हम अस्थियाँ बाद में ले लेंगे, अभी टाइम बड़ा खराब चल रहा है, जो अस्थियाँ आज तक वापस नहीं आई। वो अभी वापस नहीं, अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है, ठीक है। तो अभी वो तो ये अभी भी है सर वहाँ पे? हाँ अभी भी है, अभी वहीं पड़ी है। तो जो कहा जाता है, मतलब मैं आपको सुनाऊँ की कहानी, मेरी कहानी कुछ और है। तो वो उसके बाद में जब ये आपने पूछा ना कि इसमें हम डाउट क्यों करें, डाउट करने के आगे 50 कारण है, लेकिन उसका मेन ये था कि जब ये खबर भारत में ब्रेक हुई, तो ये खबर ब्रेक हुई है 22 तारीख की शाम को। 18 को प्लेन क्रैश होता है, 18 की रात को वो मर जाते हैं। तो 22 तारीख की शाम को ब्रेक करते हैं, 23 तारीख को खबर ये पहुंचती है भारत में। उस ज़माने तो खैर इंटरनेट था नहीं ना करके, तो ब्रेक की 22 की शाम को, तो यहाँ इंडिया में अखबारों में 24-25 को खबर छपी है कई जगह पे। तो वहाँ पे एक खबर आती है, अंग्रेज़ों को मिलती है 23 तारीख को, कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई 18 तारीख को। तो जो भारतीय लोग थे, चाहे वो गांधी जी हों या सुभाष बोस की फैमिली के लोग हों और अपने पंडित जी हों, वो सब ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अब डेथ होगी तो रोएगा नहीं आदमी, क्या करेगा। तो लोगों ने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद हो गई पूरे देश के अंदर। तो जो देश में दुर्घटना को लेके और क्या माहौल होगा। तो भारत के लोगों को तो कुछ समझ यही लगा कि मर गया प्लेन क्रैश में। लेकिन जो अंग्रेज थे, खासकर जो आपका वॉइसरॉय, उस ज़माने वॉइसरॉय चेंज हो गया था, फील्ड मार्शल लेवल आ गए थे। तो ये एक्चुअल फील्ड मार्शल थे, ये आपका नकली फील्ड मार्शल नहीं था, ये बैठ के आपके जो बैठा हुआ है भारत के साथ में। ये वो फील्ड मार्शल था, वो फील्ड मार्शल जो भी वो प्रॉपर फील्ड मार्शल था, मतलब ठीक है ना, वो फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड वेवल जो भारत के वॉइसरॉय थे, उनको जब खबर लगी तो उन्होंने अपने डायरी में एंट्री की। वो डायरी पब्लिक हुई है 40-50 साल बाद जा कर के, उस टाइम पे पब्लिक में नहीं था ये सब। उसने कहा ये आदमी अंडरग्राउंड गया है, ये अंडरग्राउंड हुआ, ये मैं इसकी खबर को नहीं मानता। He did not believe it. उसके कारण थे, एक तो है कि आप 5 दिन तक क्यों छुपाओगे खबर को। अगर सुभाष बोस 18 अगस्त को मर चुके हैं, आपकी कंट्री में 2 एटम बम गिर चुके हैं, तो आपको 19 तारीख को खबर अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम था आपको रेडियो में। 4 दिन का खबर छुपाने का मतलब लॉजिक बताइए मुझे आप। सो डाउट। और दूसरा कि उनको उसकी सुभाष बोस की फितरत ये है कि वो पहले भी ऐसे उनको निकल चुके हैं चकमा दे करके, ठीक है। तो अगर सुभाष बोस नहीं मरते 18 अगस्त को, तो वो अगले विदिन 15 दिन में अंग्रेजों के हाथ चढ़ जाते हो। और सुभाष बोस को मालूम था, ये रिकॉर्ड में बाद में आ रहा है, कि अगर मैं इनके हाथ चढ़ा कि मुझे पहले गोली मारेंगे। और इनके लोगों ने इनको बोला था कि आपका बचना जरूरी है, अगर आप पकड़े गए तो ये मार देंगे और आपकी फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। भारत में तो फ्रीडम स्ट्रगल हो ही नहीं रही है। भारत छोड़ो चलाया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। सारे लोग जेल में बैठे किताबें लिख रहे हैं आजकल, तो फ्रीडम स्ट्रगल तो आप ही कर रहे हो। तो सुभाष बोस को मालूम है कि मेरा बचना जरूरी है, उसके लोगों को मालूम था कि बचना जरूरी है, और पकड़े गए तो मार देंगे एकदम से। तो जैसी ही खबर लगी तो उसने कहा नहीं, ये मैं इसको मानता नहीं, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर आर्चिबल्ड वेवल ने उसने बोल के फिर उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करा इस पूरे केस पे, कि आपकी वर्बल पे बातें मानूंगा। वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई जिसमें 50 झूठ बोले गए थे लड़ाई के टाइम पे। तो वो करते करते वहाँ पे फिर उस ज़माने में जो आईबी है, आजकल आईबी तो आईबी इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, लेकिन उस ज़माने में आईबी रॉ नहीं थी, कुछ थी ना, सीबीआई थी, वो सारे काम आईबी करता था। तो आईबी के लोगों ने इंक्वायरी स्टार्ट करी, और मिलिट्री के लोगों ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने, मिलिट्री के लोगों ने इंक्वायरी स्टार्ट करी। तो वो करते 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 हुआ क्या कि ना, मल्टीपल जगह से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई उनके पास में। और करते 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 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में कंबाइंड सेक्शन बन गया जो इस पूरी इंक्वायरी को फॉलो कर रहा था। और उसके हेड थे डब्ल्यू मैकराइट, जो आईबी के नंबर 2 थे ज़माने में। डब्ल्यू मैकराइट, हाँ। और उनके साथ में बहुत सारे अफसर, जैसे पीएस फिनी था जो आईबी का डिप्टी डायरेक्टर था लेकिन पुलिस चीफ था। राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ जो थे उस ज़माने में एमआई में डिप्यूटेशन पे आए थे, वो थे उसमें, अकेले थे, वही थे इंडियन जो सीनियर, बाकी सब छोटे मोटे लोग थे। उसके अलावा और बहुत से लोग जो डोमेन एक्सपर्ट आप कह सकते हो, जिनको सुभाष बोस की समझ है, उसको चेस कर रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ जी बहुत टाइम से चेस कर रहे थे। और बहुत लोग जिनको डोमेन एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन के, जापानीज़ के, तो उनकी पूरी टीम बनाएगी। तो वहाँ पे ये करते 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 ये इंक्वायरी शुरू हुई, और उसमें ये लोग अपने
कंबाइंड सेक्शन का इंक्वायरी था, तो उनको बहुत टाइम लगा नहीं समझने में। ये पूरी जो कहानी थी ना, इट वॉज बेसिकली वॉट यू कॉल इन लीगल प्रोफेशन में हियर से। द होल स्टोरी ऑफ नेताजी's डेथ वॉज ए हियर से। और हियर से का मतलब ये कि जैसे हमारे और भी बहुत केस हुए हैं, मतलब लोग जहाज़ के एक्सीडेंट में लोग मरे हैं, मतलब माधवराव सिंधिया जी की डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, संजय गांधी जी की हुई, भाभा की हुई, ऐसे करके। भाभा थोड़ा सा प्रूवन केस नहीं है बिकॉज उसमें बॉडी नहीं मिली थी। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम जैसे इसमें था ना कि ये संजय गांधी जी वाले केस में और माधवराव सिंधिया जी वाले केस में एविडेंस इज़ वेरी क्लियर बिकॉज लोगों ने उनको आते देखा, फ़ोटो लिए, क्लियर आई विटनेस एविडेंस है कि लोग ये वो एयरपोर्ट्स में आए थे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर या जहाज़ ऊपर उड़ा, वो क्रैश किया, फिर उनके बाद उनकी बॉडी रिकवर होगी। तो उनके डेथ में किसी को डिस्प्यूट नहीं है। यू मे कैन डिस्प्यूट दी समथिंग एल्स कि वो क्यों हुआ। भाभा के में ठीक है, भाभा जी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, वो कुछ रैकेज मिला था, अभी भी कुछ मिला है, लेकिन नोबडी डिस्प्यूट्स देयर वाज अ प्लेन क्रैश। कि प्लेन का मलबा मिला है, जहाज़ पूरे उसके वो जो उनकी जो ब्लैक बॉक्स वगैरह पता नहीं, लेकिन उसकी जो बातचीत हुई है जो टावर के साथ में एटीसी की, वो अवेलेबल है सारी कुछ। तो नोबडी इज़ डिस्प्यूटिंग द प्लेन क्रैश एंड डेथ ऑफ भाभा। ओनली कैसे वो इस पर आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। सेम थिंग कि हाँ संजय गांधी का बट ओपन, लेकिन सुभाष बोस वाले केस में उनको पता लगा जब उन्होंने इंक्वायरी करी कि ये सारी कहानी जो है वो सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट पे बेस्ड है कि हबीब ने बोला प्लेन क्रैश हुआ है, जापानीज ने बोला प्लेन क्रैश है। तो जब इन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिव टीम यहाँ से गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जैसे स्पेसिफिकली खास में फिनी वहाँ पे गया, तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूवमेंट हुई है, जापानीज़ ने उनके मूवमेंट्स के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिए। तो रेड फ्लैग रेज होने शुरू हो गए। ठीक है, वाई वुड यू बी डिस्ट्रॉइंग हिज रिकॉर्ड्स ऑफ हिज मूवमेंट्स। करेक्ट। ऊपर से उसके बाद में जब उन्होंने लोगों से बातचीत की तो और उसमें अलग अलग डाउट आने शुरू हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनको खबर लगी कि जो आईएनए का जो वॉर चेस्ट था, मतलब उसमें उनके पास में बहुत से गोल्ड और डायमंड का कहा जाता है उनके पास, सुभाष बोस 70-80 किलो उनके पास में थे। वो सडनली उन्होंने साइगॉन में बुला लिया कि ये लेकर आओ और वो मैं साथ लेके जाऊँगा सुभाष बोस ने। तो उन्होंने बोला कि अगर इस आदमी ने अगर टोक्यो जाना ही है सरेंडर की बात करने के लिए, एंड ही अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वर्जन ही वाज सपोज टू हैव कम बैक, कि वो टोक्यो जाएंगे, सरेंडर की बात करेंगे और वापस आकर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अगर आपको बातचीत करने जाना है तो आप उसको आप खजाना साथ में लेके क्यों जा रहे हो आप। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करते 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 उसमें बहुत सी चीज़ें निकलनी शुरू होगी कि इसमें प्रॉब्लम है करके। और फिर करते करते उसमें उनको एक जगह पता लगा कि उन्होंने 1-2 जापानी को उन्होंने पकड़ा। अब ये एक जापानी था जो इंटरप्रिटेशन में जो यूज़ होता है, ये मिलिट्री का बंदा नहीं था, लेकिन ये उनके साथ अटैच था ये। तो वातानेब उसका नाम था। तो वातानेब जो था उसको उन्होंने बुलाया, किंजी वातानेब। वातानेब तो खैर उनकी कास्ट हुई, वो भी किंजी वातानेब। तो किंजी वातानेब का जब इंटरोगेशन किया फिनी ने, तो उसने उगल दिया कि 17 अगस्त की शाम के आसपास में मुझे बुलाया गया इंटरोगेशन में। उसने बताया कि मुझे बुलाया गया था इनकी आपस में बातचीत, क्योंकि वो जापानी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं सकते थे। सुभाष बोस को जापानीज़ बोलनी नहीं आती, तो अंग्रेजी और ट्रांसलेट करना बताना। उसने कहा जब मैं कमरे पहुंचा तो ये इसोदा और सुभाष चंद्र बोस और ये हबीबुर रहमान, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये डिस्कस कर रहे थे कि सुभाष बोस को कैसे इसके लेके जाया जाए इसके डेस्टिनेशन पे, और उसका डेस्टिनेशन था सोवियत रशिया। तो उसने ये किंजी वातानेब ने ये एक्सप्लोर किया और बाद में और उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये आदमी टोक्यो नहीं जा रहा, ये आदमी रशिया जा रहा था। ये साइगॉन की बात, ये साइगॉन में। तो ये इसका मतलब जापानीज झूठ बोल रहे हैं। ऐसे करते करते फिर उन्हें पता लगा कि इसमें स्टोरी मैच नहीं कर रही है, और ये सारी कहानी जो है वर्बली है कि हबीब ने बोला प्लेन क्रैश हो रहा है, उसने कहा प्लेन क्रैश हुआ, एविडेंस कुछ है नहीं, डेड बॉडी है नहीं, डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ नहीं है, जो आपने फ़ोटो प्रेजेंट की है वो बॉडी कवर हो रखी है, तो शक्ल तो नज़र नहीं आ रही मुझे। इनफैक्ट सर मैंने ऑफिशियली कहीं पढ़ा था कि इवन ताइवान की गवर्नमेंट ने बोला कि वो बात की बात है, ताइवान बहुत बात के आएगा, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये इंक्वायरी हाँ कि मतलब वो कोई फ्लाइट आई नहीं थी उस टाइम पे, टेपे की आप बात कर रहे थे ना। ये बात जो आप बोल रहे हो ये साल 2000, ये खबर जो निकल के आई है ये साल 2003 में आई, और मेरा उसमें पूरा हिस्सा है। ओके, मैंने निकाली थी बात वो। ठीक है, वो मैं आपको जी अभी मैं आपको अंग्रेजों के ज़माने पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे भारत में लेकर आऊँगा। भारत में मैंने कहा ना ये महाभारत है, तो महाभारत की शुरुआत अभी हुई है, अभी तो बहुत आगे, अभी तो बहुत से अभी पढ़ते बाकी हैं इसके अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने कहा कि ये फिर प्रॉब्लम ये निकल के आती है, जिसमें जो मोटा मोटा आपका मैं समरी देता हूँ, उसमें ज़्यादा लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी आंखों के सामने कोई दुर्घटना घट जाए, तो हम उसको अगर रिकॉल करेंगे, तो मान लीजिए आपने, मैंने और 4 लोगों ने कोई घटना देखी यहाँ पे होती हुई, ठीक है, भगवान ना करे,
तो हमारे जो रिकलेक्शन होगा उसके बारे में, आज भी, कल भी, फ्यूचर में भी, 10, 20, 30 साल बाद आगे भी, वो मोटा-मोटा सेम रहेगा। छोटी-छोटी हम भूल जाएँगे चीज़ें। जैसे मैंने बचपन में पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी कि ट्रक चढ़ गया था ऊपर और क्लीनर मर गया। अब मैं बच्चा था, पहली बार मैंने किसी की डेड बॉडी को देखा था। तो आज के दिन के अंदर मेरी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश है कि वो नई दिल्ली की कौन-सी सड़क थी, बिकॉज़ मैं ये गलती नहीं कर सकता कि वो नई दिल्ली की बात है कि जमनाबाद की बात है। मैं छोटी-छोटी चीज़ भूल सकता हूँ कि कपड़े क्या थे वो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ट्रक था, वो बस नहीं थी, ट्रक था और वो पीछे पड़ा हुआ था बंदा जो दब के मर गया। और नई दिल्ली में ये सड़क थी, मुझे पूरा याद है। आप छोटी-छोटी आप गलती कर सकते हो कि कपड़े क्या थे, वो उस टाइम पे कितने, सुबह के 4 बजे थे कि 3 बजे थे, आप वो कर सकते हो, छोटी-छोटी गलती कर। लेकिन मोटा-मोटा आपकी मेमोरी में, और ख़ासकर तब जब आप फ़ौजी अफ़सर हो बड़े, तो आपकी गलती करने की गुंजाइश और भी कम हो जाएगी, ठीक है? तो ऑफ़िशियल वर्ज़न जो हिस्ट्री में सुभाष बोस के मरने का दिया जाता है कि वो प्लेन उड़ा ऊपर, वो बम्पर प्लेन था तो उसमें बैठने की जगह नहीं थी, तो ये लोग कुशन में बैठे हुए थे, सुभाष बोस, लोग ज़मीन में बैठे हुए थे। सुभाष बोस के ऊपर एक गैसोलीन का टैंक था, तो जब प्लेन उड़ते ही वो क्रैश कर गया, और जब वो क्रैश किया, जैसे भी क्रैश किया मतलब वो ऊपर से टैंक फट गया ऊपर से, तो सुभाष बोस की बॉडी के ऊपर के पोर्शन में वो गैसोलाइन जो है वो हो गया। तो उनकी जो डेथ है प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, ही वॉज मोर लेस फिट, बिल्कुल ठीक था। कोई हबीबुर रहमान ने कहा कि यहाँ पे कट आया था माथे के ऊपर एक, शायद यही बोला उसने बस। प्रॉब्लम ये हुई कि जहाज़ में निकलने के आगे पीछे 2 रास्ते थे, पीछे में वो सामान गिर के रास्ता बंद हो गया, आगे में आग लग गई। तो जब वो सुभाष बोस उसमें बाहर कूदे हैं तो इसने आग पकड़ ली ऊपर का। तो ये हबीबुर रहमान जो उनके पीछे भागा, तो उसने अपने हाथ से फिर उनके सारे कपड़े फाड़ने शुरू करे। तो उसने कपड़े फाड़े, टाइम लगा करते करते तो पूरा नंगा कर दिया, लेकिन तब तक उनको 3rd डिग्री बर्न हो गया। और ये घटना लोगों ने देखी हो, क्योंकि वो उस जहाज़ में अगर 10-12 आदमी थे तो 5-6 बच गए थे, 5-6 मर गए, 5-6 बच गए, तो सारे गवाह बन गए। बाद में उनकी इंटरोगेशन हुई। तो 5-6 लोगों ने घटते देखा अपनी आंखों के सामने। थोड़ी देर में टीम आ गई वहाँ पे, एयरपोर्ट वाले आ गए, सिक्योरिटी वाले आ गए, उन्होंने भी देखा अपनी आंखों से। फिर उन्होंने सुभाष बोस को, उन्होंने नंगे थे, पूरे जले हुए थे, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन वो उनकी डेथ हो जाती है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर ये ऐसी दुर्घटना भगवान ना करे कोई देख लेगा, तो उसका वर्जन तो सेम होना चाहिए ना। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हबीबुर रहमान का पहला इंटरोगेशन किया अमेरिकन यूएस आर्मी ने, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने अमेरिकन ने अरेस्ट किया। तो सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट करने वाले अमेरिकन से। तो उसको उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, जहाज़ क्रैश हुआ था, मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे कोई मेमोरी नहीं सुभाष बोस कैसे निकला उसमें से। सेकेंड टाइम इंटरोगेशन तो उसने बोला जी मैंने उनके कपड़े फाड़ करके मैंने उनको बचाने की कोशिश की। पहली बार याद नहीं है, दूसरी टाइम पे मैंने कपड़े फाड़े उनको। तो बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। देखिए छोटा मोटा अगर मेरा जहाज, एक ने बोला कि ये कोई ये फर्क नहीं है कि ब्लैक और ग्रे का कोई फर्क है, या ब्लैक ग्रे का एग्जांपल ये कि मान लीजिए कि जहाज, एक बंदे ने बोला कि जहाज उड़ा 200 फुट पे और क्रैश कर गया, दूसरे का लीजिए 500 फुट गया था। 200, 500, 100 मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन 100 फुट में और 12,000 फुट में तो फ़र्क है ना। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक ही आदमी जितनी बार मुंह खोलेगा अलग अलग बातें बोलेगा। हबीबुर रहमान का हर एक जो उसने स्टेटमेंट दिया, हर एक स्टेटमेंट में वैसी बात बोलता था जो पहले नहीं बोलता था वो। He's not consistent. He's not consistent, that means उसके contradictions आ रहे हैं, इसका मतलब वो सच नहीं बोल रहा है। अब ताकाहाशी भी उस जहाज में था, उसने कहा नहीं हबीब ने कुछ नहीं किया, मैंने ही उसको सुभाष बोस को बोला कि आपने ज़मीन पे ऐसे पलटी मार के आग बुझानी है, मैंने करा। नाकामुरा नाम का एक आदमी जो मैं मानता हूँ कि इन दोनों से ज़्यादा क्रेडिबल है, कि चलो इनको ट्रॉमा हुआ होगा मान लीजिए, वैसे तो कोई साइन नहीं था ट्रॉमा का, सारे के सारे अच्छे भले लोग थे, बाद में बड़ी बड़ी नौकरियों पर लोग लगे हैं बाद में जा करके, तो सारे मेंटली फिट थे वो लोग, बुढ़े भी नहीं थे। कई लोग ये स्टोरी फ्लोट कर दी कि जापानी बुढ़ापे में भूलना शुरू हो गया था उनको। मतलब बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, 50 साल में बुढ़ा कौन होता है भैया? जापान में तो एवरेज एज लोगों की 90-90 साल की होती है, बुढ़ा किसको बता रहे हो? 50 साल का आदमी बुढ़ा होता है क्या? तो वो तो ऐसा कोई बोल रहा, उनको उन्होंने जो नाकामुरा कहता है कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, मैं और मेरे साथी बैठे जीप पे और हम लोग क्रैश की साइड पे पहुंचे और हम लोगों ने सब बंदों को बाहर निकाला, सुभाष बोस को हमने बाहर निकाला। ये ग्राउंड पे थे, ये ग्राउंड का स्टाफ आदमी। तो उनका इतना वर्जन अलग, बाकियों का अलग, जमीन आसमान का फर्क। और एक ही बंदे का जो आपने बताया, हम हबीब का और बाकी का उसका खुद का वर्जन अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकल के आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसका भी आगे। तो इट्स नॉट एडिंग अप, ठीक है। तो उसमें फिर जब ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पूरी इंक्वायरी स्टार्ट करी, पूरी आईबी ने, इन सब लोगों ने मिल मिला करके
तो करते 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 ये महीनों निकल गए। हबीब के उन्होंने एक के बाद एक इंटरोगेशन करी। भारत सरकार ने हबीब की इंटरोगेशन रिपोर्ट छुपा के रखी हुई थी। एक अलग मुद्दा बताऊंगा आपको, बड़ी देर से बाद में हाथ लगी। मैं पहला आदमी था जिसने रिपोर्टें निकाली हैं वो, तो ये रिपोर्ट छुपा के बैठे हुए थे इंटरोगेशन की। अभी भी बात नहीं करते उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट की। कहते हबीब रहमान ने बोला मर गया प्लेन क्रैश में। उसकी रिपोर्ट पढ़ो इंटरोगेशन की पहले, उसके बोलने से क्या होता है। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट? नहीं, दे आर नॉट बिलीविंग हिम। इसे ये आदमी सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। नहीं, बट रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये बोल रही है कि ये आदमी सच नहीं बोल रहा। मल्टीपल रिपोर्ट्स है, ही इज़ नॉट बीइंग ट्रूथफुल। और ये हकलाने की इसको बीमारी नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के हकलाता है हमारे सामने, झूठ बोलता है। ही इज़ नॉट बीइंग ट्रूथफुल। तब इन्होंने फिर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अमेरिकन से पूछा, ये बात है कोई आपके मई 1946 की, मतलब 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ। इंटरोगेशन रिपोर्ट चल रही है। मई सन 46 में जाकर के उन्होंने बात करी अमेरिकन से कि आप वहाँ पहुँचे थे पहले, आपने हबीब को पकड़ा। ब्रिटिशर्स ने, हाँ, इन्होंने अमेरिकन को बोला, बिकॉज अमेरिकन पहुंचे, उनको सबको पता है वहाँ पे अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया ताइवान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया जापान को। हबीब और रहमान को अरेस्ट इन्होंने किया, अमेरिका वालों ने, यूएस आर्मी ने। पहला इंटरोगेशन उन्होंने किया, पहली इंक्वायरी उन्होंने करी। तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा भी तुम्हारा स्टैंड क्या है इस केस के बाद, तुमने तो स्टार्ट कर दिया माल, हम तो बाद में you were the first पर्सन। तो information. वो उन्होंने ब्रिटिश ने उनको जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी, जो बाद में जाके हमारे हाथ लगी है, उन्होंने बोला कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जैपनीज कह रहे हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं है डायरेक्ट। तो जिन लोगों ने ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करी उनको कोई यूएस एविडेंस आर्मी ने, उसने ये साफ बोला कि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन आज के दिन में या बाद के दिनों में भारत में ऐसे महान आत्मा पैदा हो गई हैं, वो ऐसे डींगे हाँकते हैं कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया, वो डेथ हो गई, जैसे तुम्हारा चाचा वहाँ पे आईफोन लेकर रिकॉर्डिंग करने बैठा हुआ था। जिन लोगों ने इंक्वायरी की अमेरिकन आर्मी ने, वो कह रहा डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और तुम आगे यहाँ पर डींगे हाँक रहे हो कि मर गया प्लेन क्रैश पे। तो वहाँ ख़त्म। उसके बाद में करते करते एक बात यहाँ पे निकल के आई कि जो 46 के जून जुलाई में आते आते अंग्रेज़ों ने, उनको ये समझ में आ गया, उन्होंने कहा जी इसका पूरी जो कहानी है मरने का, उसका एविडेंस सिर्फ ये वर्बल स्टेटमेंट है। देयर इज़ नो डेड बॉडी कोई कुछ नहीं वहाँ मिल रहा। इसको कंफर्म कर, और इनका आई विटनेस अकाउंट में कंट्रडिक्शन आ रहा बड़ा ज़बरदस्त। इसे कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि इनको ताइवान में जाओ, वहाँ पे ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करो, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो हॉस्पिटल के और क्रेमेटोरियम के रिकॉर्ड चेक करो। इन्होंने बोला कि आदमी हमारे हॉस्पिटल में गया था, इन्होंने कहा कि सवाल पूछो, वहीं पे क्रॉस वेरीफाई करो, वही और वहीं के रिकॉर्ड चेक करो, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने उसके सर्टिफिकेट इशू किया डेथ का, हमने जापानीज ने बोला है, तो ये करना चाहिए। तो ये उन्होंने लाइन ऑफ थिंकिंग वहाँ से इवॉल्व हो गई थी, और ये मेन पूरी सुभाष बोस की कहानी में ये मेन पार्ट है। उसने कहा ये हमें करना चाहिए। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उसके आगे नहीं बढ़ सके उस ज़माने में। उन्होंने इंक्वायरी की लेकिन बहुत कम हुई पाई, मुश्किल से 8 दिन की इंक्वायरी हुई, कि उस टाइम तक आते आते उनका इंडिया में बोरिया बस्ता बंद होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस टाइम तक वो भारत से निकलने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि इस पूरे नेताजी की डेथ से लेकर के 46 के शुरुआत तक पूरे देश का माहौल बदल गया। वो ऐसे बदला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई है 1945 में अगस्त में, सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पहली बार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत होने, मतलब 1939 के या 42 के बाद पहली बार अधिवेशन हुआ बॉम्बे के अंदर, मुंबई में। तो वहाँ पे उसका जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है, जो आप कह सकते हैं कि भारत का जो कहना है वो उस टाइम पे ये था, जब हमारी सरकार नहीं थी, अपनी देश आज़ाद नहीं था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जो है हमारे लिए उससे बड़ा सच कुछ नहीं है, उससे बड़ा रिकॉर्ड कोई नहीं है हमारे लिए। तो वो ड्राफ्ट करने वाले सरदार पटेल थे, वर्किंग कमेटी ने पास किया रेजोल्यूशन। तो उसमें रेजोल्यूशन में उन्होंने ये साफ मेंशन किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बावजूद अंग्रेज़ों का रवैया भारत की फ्रीडम के लिए बिल्कुल नहीं बदला है। मतलब इसका मतलब ये कि इट्स ऑन रिकॉर्ड रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी का, मुझे और किसी की किताब की जरूरत नहीं पढ़ने की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों का भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है। 2 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर में ये दिल्ली में लाल किला रेड फोर्ट ट्रायल्स में इन्होंने इनको वॉर, जैसे उन्होंने जर्मनी को उन्होंने नूरेंबर्ग ट्रायल्स चलाए थे, उन्होंने वॉर क्रिमिनल्स के, टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल चलाए थे। यहाँ पे इन्होंने दिल्ली के रेड फोर्ट में इनको वॉर क्रिमिनल बता करके आईएनए वालों को इन पर ट्रायल चला दिया। उनको लगा था जैसे जापान में चलेगा वैसे यहाँ चला देंगे। अब वो इनके पर उल्टा पड़ गया, जैसे ही वो नाम चढ़ा लोग भड़क गए देश के अंदर। अब जो लोग भड़के हैं तो पूरा देश का माहौल बदलना शुरू हो गया, और वहाँ से पलटा पड़ा। फिर कांग्रेस वाले तो खिलाफ में थे इनके, वे तो सारे बेचारे शांतिप्रिय लोग थे, तो चाहते थे कि अंग्रेज से लड़ाई ना हो हमारी कोई, तो ये खिलाफ में थे। लेकिन उनको नज़र आया कि पूरा का पूरा देश इनके साथ में आ रहा है, तब उसको नेताजी के साथ में, आईएनए के साथ में, तो कांग्रेस वालों ने पलटा मारा। गांधी जी, नेहरू, पटेल, जो सारे के सारे सुभाष बोस के खिलाफ में थे, इन्होंने राजनीतिक कारण से पलटा मार के उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी इलेक्शन होने वाले, अंग्रेज निकलेंगे यहाँ से, तो अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी
हमारा खुद का नुकसान होगा। तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इन्होंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और पंडित जी ने वो गाउन पहन के बड़ी खम बताते हैं ना कि पंडित जी रेड फोर्ट में चले गए थे, फ़ोटो आप थी, उन्होंने कुछ किया नहीं वहाँ पे उन्होंने, लेकिन इस पूरे मामले का पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया, एक्सप्लॉइट किया उसको। उसकी वजह से जो देश में आग लगी है उस सिस्टम को लेके, उस वजह से अंग्रेज़ों ने आते आप लगा लीजिए कि 1946 के मार्च अप्रैल तक आते-आते उनका कि अब हमारे जाने का टाइम है। हाँ, उन्होंने सोचा कि वो होगा कि मतलब ठीक है यार, अभी तो वैसे भी हम लोगों की इकोनॉमी और अपनी नो कंट्री भी बड़ी इकोनॉमी को प्रॉब्लम। कुछ नहीं, वो ये कहानी बाद में लोगों ने इकोनॉमी को लिंक नहीं है, उनको पता, उनको प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो उस ज़माने के रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं कि भारत की फ़ौज उनके खिलाफ हो गई थी। क्योंकि अंग्रेज़ का जो राज चल रहा था भारत में, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ उनका राज चलता था, वो चलता था डंडे की ज़ोर पे और मेन डंडा था भारतीय फ़ौज। करेक्ट। तो ये फ़ौज उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई थी बिकॉज़ ऑफ सुभाष बोस आए ने। तो उन्होंने कहा अब चलो यहाँ से, ये मेन फैक्टर था, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था, ये तो उन्होंने देख रखा उन्होंने, उसमें वो बेकार की कहानियाँ लोग डाल रहे हैं। अगर इकोनॉमिक फैक्टर तो उनको तो खून चूसने के लिए हम, और इससे बड़ी कॉलोनी कोई मिलेगी नहीं उनको यहाँ पे। तो वो उन्होंने छोड़ा, तो 46 के मिडल तक आते-आते वो भारत छोड़ने की प्रोसेस में आ गए थे और उस टाइम तक नेताजी की डेथ की इंक्वायरी में वो कंक्लूजन नहीं हो रहा था। तो वो ये इंक्वायरी ताइवान में नहीं कर सके। हो सकता है, मैं इस बात को लेके ओपन हूँ कि शायद उन्होंने इनको, क्योंकि उसमें ब्रिटिश जो MI5 और 6 के लोग भी इन्वॉल्व थे उस ज़माने में, हो सकता है उन्होंने इंक्वायरी करी हो, लेकिन उसके रिकॉर्ड बाहर नहीं आए हैं, बाहर नहीं आया। ठीक है? लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड बाहर आए हैं, उन्होंने इंक्वायरी वो ताइवान में नहीं कर सके, इसलिए वो चले गए यहाँ से और वो कहानी वहाँ के वहीं बंद रह गई, तो दैट चैप्टर दैट्स क्लोज्ड। करते एक समय ऐसा आया कि 1946 के, आपको बहुत से लोगों को यहाँ नहीं पता है, हम लोग ये बोलते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो पहली चीज़ तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, ठीक है? वो इंडिपेंडेंस और ट्रांसफ़र पावर एक अलग-अलग चीज़ है इंडिपेंडेंस, लेकिन वो ट्रांसफ़र पावर हुआ था और ट्रांसफ़र पावर के अंतर्गत एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पे। वो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अब मेरे ख्याल से अक्टूबर 1946 को। उसके मुखिया थे अब पंडित जी, उसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू इस देश को अक्टूबर 46 से ही चला रहे थे। वो कोई 47-15 अगस्त को नहीं बने हमारे देश के मुखिया, वो पहले से कंट्री उनके हाथ में था। तो हुआ ये कि जैसे ही वो अंग्रेज़ों के उनका बोरिया बिस्तर बनना शुरू हुआ यहाँ पे उस ज़माने में जो असेंबली थी, जो आजकल हमारी पार्लियामेंट बन गई है, जी। सवाल यही, क्योंकि हमने तो वही कट एंड पेस्ट किया, हमारा सवाल पूछते थे असेंबली में, पार्लियामेंट में, जैसे आजकल पूछते हैं, उस ज़माने पूछा करते थे। तो लोगों ने खुल करके सुभाष बोस की डेथ के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिए उस ज़माने में। अक्टूबर 1946। अक्टूबर 45 के एंड से लेकर के, और ये खासकर ये 46 के मिडिल में और लेट में। जी। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के जो गृह मंत्री थे जब भारत में, मिस्टर पॉटर और बाद में पटेल, उन सब ने ये बोला कि हमें नहीं पता क्या हुआ, वी आर नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि डेथ की इंक्वायरी कंक्लूसिव नहीं थी। तो वहाँ पे सडनली जो एक बहुत बड़ा चेंज आया कि अक्टूबर 1946 में पंडित जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि मर गए सुभाष बोस प्लेन क्रैश में। ये अक्टूबर 1946 में। हाँ, उसके बाद से वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बन गया कि पंडित जी ने बोल दिया कि मर गए, अब तो पंडित जी ने बोल दिया तो बोल दिया। वो पंडित जी का वर्ड, उनसे क्या चेंज कर सकते हो आप? तो वो सारा उसके पहले इन्होंने बोला था कि हमें नहीं पता कि क्या। हमें नहीं पता, तब तक ये बोलते कि बाद में सरदार पटेल ने भी बोलना शुरू कर दिया मर गए प्लेन क्रैश में, उन्होंने चेंज कर दिया। तो आप ये लेके चलिए कि उसके बाद में इन्होंने, भारत सरकार ने अपना एक बिल्कुल क्लोज माइंड इस केस को लेकर चलाया। उसके बाद में लोगों ने इंक्वायरी की डिमांड रखी। 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने इंक्वायरी की डिमांड की कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई इंक्वायरी इस पर नहीं होने दूंगा। तो 47 में आज़ादी के मिलने के बाद बार बार डिमांड उठी कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया। और ये जनरल ट्रेंड है, अगर आज के ज़माने में अगर आप फाइलें खोल के देखें, जो डीक्लासिफाइड फाइलें हुई, जो मैं बताऊँगा आपको कि फ़ाइलें कैसे रिलीज़ हुई हैं, तो वो उसमें आपको ये गवर्नमेंट का जो वर्जन मिलता है हाईएस्ट लेवल पर, ये मिलता है कि जब सरकार का ये मानना था कि मर के प्लेन क्रैश में, लेकिन जब लोगों ने बोला तो हमने इंक्वायरी कर दी। वो एक झूठा वर्जन है, क्योंकि सरकार का कोई इरादा इंक्वायरी करने का था नहीं। जब सरकार के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, तब इन्होंने मजबूरी में इंक्वायरी फॉर्म करी है, क्योंकि भारत सरकार का इसका कोई इंक्वायरी करने का इरादा नहीं था कि इसको पब्लिक में, मतलब जो इंटेलिजेंस में कर रहे हैं वो अलग कहानी है। तो भारत सरकार के प्रेशर में जब इनको प्रेशर पड़ा तो उन्होंने 1951 में इन्होंने एक इंक्वायरी कर ली। एक ऐसे आईयर थे जो उनका मैंने नाम नहीं है ना, सुभाष बोस के साथ में थे, जी। उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जिन्होंने जहाज में जाना था, जो नहीं जाना गए था थे। लेकिन नहीं गए, बाद में उन्होंने अस्थियाँ जापान में पहुँचाई। अब हुआ ये था कि एक लंबी चौड़ी कहानी है कि जब 47 के बाद में, कि एक अलग टॉपिक है अपने आप में, 47 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे करके, तो एक मैं आपको उसकी कहानी घुमा के सुनाता हूँ। हुआ था कि INA का बहुत ज़्यादा नाम लेना लोगों ने शुरू कर दिया, खासकर पंडित जी ने, क्योंकि इनको फ़ायदा पहुंच रहा था करके। तो कहा जाता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उसका मैं आपको स्टेटमेंट को बता रहा हूँ कि क्या हुई।
सबको पता है कि पंडित जी सन 46 में इनको बुलाया गया, सिंगापुर में आइए, और वहाँ पे आईएनए का मेमोरियल खड़ा किया गया था। जैसे हमारे ना ये नेशनल वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनाया, हमारे देश में देखिए हम लोग तो शांतिप्रिय लोग हैं, बाय डिस्पोजिशन हम लोग अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे में फौज वॉज की कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में है वैसे होता भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे कोई नेशनल वॉर मेमोरियल था भी नहीं, अभी जाके मोदी जी ने बनवाया करके। तो लेकिन सुभाष बोस ने अपने आईएनए के लिए मेमोरियल खड़ा कराया फटाफट उसी टाइम पे। तो ये उस कहाँ पे था सर? ये सिंगापुर में था। और सिंगापुर में जब मेमोरियल खड़ा किया तो उसको आकर के जब उन्होंने भारतीय फौज ने उसको री ऑक्यूपाई किया अंग्रेजों के ज़माने में, तो माउंट बैटन ने इसको कहा इसको उड़ा दो बम डाल करके, तो हमने उसको बम डाल के उड़ा दिया उसको। तो उसके जो टूटे फूटे टुकड़े थे तो लोगों ने वहाँ जाके फूल वूल डाले करके, अब तो वहाँ उन्होंने एक छोटा सा प्लाक डाल दिया सिंगापुर में, हर एक टूरिस्ट वहाँ जाके देखता है उसको। तो ये 46 की बात है कि वहाँ के लोगों ने कोई प्रोग्राम किया और पंडित जी को बुलाया उसमें कि आप तो सुभाष बोस की बहुत बातें कर रहे हो आजकल इंडिया में, तो आप यहाँ पर आइए और इस पर अपने फूल माला डालिए इसके अंदर। हाँ, तो पंडित जी वहाँ गए और माउंट बैटन भी उनसे पहली बार मुलाकात वहाँ पे हुई, और माउंट बैटन ने खुद इस बात को बाद में खुल्लम खुल्ला बोला कि मैंने पंडित जी को बोला कि वहाँ जा कर के फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने मेरी बात मान ली और हमारी दोस्ती सबसे शुरू हो गई है। ठीक है, तो आपकी दोस्ती का जो बैकग्राउंड है ये है, वो माउंट बैटन ने खुद छाती ठोक करके बोला है। उसने कहा कि माउंट बैटन ने एक्चुअली नेहरू को कॉर्नर किया वहाँ पे सिंगापुर में। उसने उनको बोला तू एक बात बता कि इतना, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ऐसे भाषा उनकी नहीं होगी, मैं तो आप अपनी दिल्ली की भाषा में बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनको पंडित जी को ये बोला कि तुम सुभाष बोस की इतनी बातें कर रहे हो आजकल, एक बात बताओ कि अगर वो वापस आ जाते हैं, और ये बात 46 की है, मतलब सुभाष बोस के मरे 1 साल हो चुका है, अगर वापस आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत का पार्टीशन नहीं होता है तो अगला प्रधानमंत्री कौन से स्टेट से आएगा? बंगाल से आएगा कि यूपी से आएगा? तो लोगों ने कहा कि पंडित जी के रवैया पूरा सुभाष बोस को लेकर के उस मीटिंग के बाद बदल गया। क्योंकि अगर आप सन 45 के, अगर आप आखिर के फेज से लेकर के 46 के शुरुआत के महीनों तक का देखें, तो जो पंडित जी ने स्टेटमेंट दी हो, मैं ऐसे बातें करूँ वैसी बातें करते थे सुभाष बोस के फेवर में, आईएनए के फेवर में, क्योंकि पूरा मुद्दे से पूरी कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस जिंदा हो गई थी सुभाष बोस का नाम लेकर। पैसे इन्होंने दबा के पैसे इकट्ठे किए लोगों ने। इनफैक्ट एक जगह पंडित जी ने बोला कि अंग्रेज अफसरों ने भी पैसे दिए मेरे को, हिंदुस्तानी छोड़ो भारतीय फौज के, इवन अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज अफसर है उसने भी पैसा मुझे दिया है सुभाष बोस के लिए। तो ये हालत था देश का, इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो ये पूरी कांग्रेस मरी हुई जिंदा होगी सुभाष बोस के नाम से। जो सारे जिनकी सुभाष बोस के खिलाफ में थे वो फेवर में, क्योंकि उनका नाम आपको लेना पड़ रहा था, आईएनए वालों का, इतने मशहूर हो गए थे। दिल्ली का सबसे मशहूर नारा था ज़माने कि लाल किले से आई आवाज़, सैगर डिलन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद, कि इतने बड़ा नाम था, ये भारत का मेन नारा था। और यही वो लोग हैं कि 5-7 महीने बाद जब आज़ादी मिल गई इनकी वजह से, तो उन्होंने नारे लगाए माउंट बैटन की जय हो, माउंट बैटन की जय हो। इतना लोग पलटा खा गए लोग। तो उसके बाद में जब ये हुआ तो जब 1951-52 में इन्होंने, गवर्नमेंट ने, जब ये 47 में आज़ादी मिल गई, तो भारत सरकार जो ज़माने की बनी है उसके सामने 2-3 खतरे थे। अगर आप फायदे देख के पढ़ेंगे समझेंगे तो 2 खतरे। पहला खतरा ये कि अगर सुभाष बोस वापस आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, और एक लोगों के दिमाग में डर था कि शायद वापस आ जाएंगे वो। अब वो डर था, जितना जायज़ था वो अलग बात है, लेकिन डर था, वो फाइल में दिखाई दे रहा है मोटा मोटा। दूसरा उनका डर ये था कि जो पूरे सुभाष बोस की वजह से ये पूरे आईएनए वाले जो भारत में बैठे हैं ये लोग और इनके साथी जो लोग हैं, ये पूरी फौज खड़ी की हुई है, अगर ये लोग भारत में रीग्रुप हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, और ये लोग सारे लड़ाई लड़के आ चुके हैं, ये बहुत ट्रेंड है। तो किसी भी हालत में ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि इनको भारत में रीग्रुप नहीं होने देना है। आईएनए वालों को फौज में मत लो, क्योंकि अगर वापस आ गया वो आदमी और फौज में ये बैठे हैं तो हम मारे जाएंगे। और दूसरा, इनको यहाँ भारत में एज ए ताकत मत बनने दीजिए इन लोगों को, आईएनए वालों को। तो उन्होंने उसमें एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि आईएनए के कुछ खास लीडरों को, जो जिनके पास में लोग इकट्ठा करने की ताकत थी, उनको या तो राजनीति में लेकर आ गए। शाहनवाज खान को कांग्रेस पार्टी की टिकट दी गई, वो कट ऑफ हो गया इन अ वे। अय्यर साहब को गवर्नमेंट की नौकरी मिली, वो कट ऑफ हो गए। ठीक है, अय्यर साहब तो पूरे नेहरू के सपोर्टर बन गए उसके बाद से। तो कई ऐसे आईएनए के लोग जो हम आज किताबों में पढ़ते हैं उनके बारे से, आनंद मोहन साहब वगैरह, हमें तो बताया जाता है कि वो नेताजी के साथ में थे, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो नेताजी के साथ तो थे 2 साल तक, लेकिन 2 साल के बाद 50 साल तक वो पंडित जी के साथ में रहे थे। तो अय्यर साहब जो थे ये पंडित जी के साथ आ चुके थे। तो अय्यर साहब की मतलब इनकी पहले या उसके बाद भी फैमिली मेंबर्स कोई पॉलिटिक्स में आए क्या? अय्यर साहब जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस में आ गए थे। अय्यर साहब बहुत जाने माने पत्रकार थे, रॉयटर्स के अंदर थे। जब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं साउथ एशिया में, तो ये क्योंकि उनको वहाँ से जो उनको मिला उन्होंने उनको यूज़ किया, तो वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया अपना,
क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था उनको कम्युनिकेशन वगैरह का। इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो वही अय्यर साहब को बॉम्बे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है और बाद में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पीएमओ में नौकरी मिल जाती है। और तो लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ आ गए थे। तो 1951-52 में जब बवाल मचा तो चुपचाप से अय्यर को भेजा गया जापान में। तो उसके मिशन के 2 थी सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी को और पता लगा खजाना कहाँ गया। तो वो उसने इंक्वायरी करके आके उसने एक रिपोर्ट बना के दी। उस रिपोर्ट को काट करके उसको सेंसर करके, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में मेंशन है कि सुभाष बोस का रूस में जाने का प्लान था, तो ये पोर्शन उन्होंने डिलीट कर दिया रिपोर्ट में से। वो पंडित जी ने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी कि साहब तो अय्यर भी कहता है कि सुभाष बोस मर गए बंगलादेश में। तो लेकिन उन्होंने बात को छुपाया और लेकिन ये नहीं बताया कि अय्यर जो है वो अय्यर नहीं रहा, ये वो बंदा चेंज हो चुका है। और फिर अय्यर पे बहुत एलिगेशन लगे थे कि इसने पैसा पूसा खाया करके, आप छोड़ दीजिए। सो करते करते सब 55-56 में फिर बवाल मचा, लोगों ने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तब इन्होंने फटाफट एक शाहनवाज कमेटी बना दी इंक्वायरी करने के लिए। तो शाहनवाज खान का भी प्रॉब्लम होता है कि शाहनवाज खान, जब हम आज के दिन में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि शाहनवाज खान जो आईएनए के हीरो थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो थे, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, वो सब ठीक था। लेकिन वो उनकी जीवन का वो फेज़ 1946 में ख़त्म हो चुका है। 46 में उन्होंने गांधी जी का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जहाँ तक हमें हमें जहाँ तक हमारा संबंध है, वो शाहनवाज खान नहीं रहा हमारे लिए। अब ये कांग्रेस ही हो चुका है। अब आपने वो पानी जो है ना, पानी को आपने उसमें कंटेमिनेशन आ चुकी है। तो ये वो लेकिन अभी भी हमको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि साहब बड़े सुभाष बोस के बड़े क्लोज थे। खैर इतना क्लोज वो नहीं थे, लेकिन साथ में थे, उसमें हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे। उनका रोल बहुत अच्छा था ओवरऑल। लेकिन 46 के बाद में वो कांग्रेस पार्टी के आदमी बन गए थे। तो कांग्रेस का एक एमपी है, उसने इंक्वायरी करी और उसने वही बोला जो गवर्नमेंट ने कहा उसको इनडायरेक्टली, और उसके बाद उसको मंत्री बना दिया गया और पूरे जीवन वो मंत्री रहा। मैं कल जब तक शाहनवाज खान साहब मंत्री रहे, स्टेट ने सेंटर नहीं बनाया कभी उनको, कैबिनेट नहीं बनाया, लेकिन स्टेट मिनिस्टर रहे पूरी जिंदगी। या फिर अगर जब मंत्री नहीं थे तो बड़ी बड़ी बॉडीज़ के हेड थे वो। 1982-83 में उनकी डेथ हुई है, तो इंदिरा जी और राजीव जी उनकी डेथ में फ्यूनरल में गए थे। तो वहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद में फिर लोग नहीं सेटिस्फाई हुए, तो 1970 का कि कमीशन चाहिए। ये शाहनवाज जो था वो मिलिट्री मैन नहीं था, तो उन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया 1970 में, जीडी खोस्ता कमीशन आयोग। अब वहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही कि वो कांग्रेस का आदमी था इनडायरेक्टली। तो यहाँ ऐसे, लेकिन बेसिक मुद्दा जो बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के प्रेशर में काम हो रहा है, मतलब पब्लिक प्रेशर में काम हो रहा है। सरकार का कोई इरादा इंक्वायरी करने का नहीं था। जो इंक्वायरी वो करेंगे प्राइवेटली करेंगे। पब्लिक में उनका स्टैंड था कि वो मर गए, हम इस पर इंक्वायरी नहीं चाहते। अब उसमें करते करते जो मैं इस पूरी कहानी को मैं आपको मिक्स करके सुना सकता हूँ कि अगर आप एविडेंस पॉइंट से देखेंगे, आपको मैंने कहा था कि 1945-46 के शुरुआत में आकर के अंग्रेजों ने जो इंक्वायरी की थी, उनको डाउट हुआ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि वेरीफाई करने के लिए आई विटनेस अकाउंट्स को हमें ताइवान जाना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के रिकॉर्ड चेक करने। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा है, मतलब जापानीज ने बोला कि हमने उसको इलाज किया। डॉक्टर योशिमी था, उसकी इंटरोगेशन हुई थी, उसने कहा जी मैंने उनका सर्टिफिकेट रिलीज़ किया, तभी क्रिमेशन हुआ है। और क्रिमेशन के बाद अस्थियाँ पलेगी जापान में। अब अस्थि से तो आप कुछ एविडेंस निकाल सकते नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पुराने ज़माने की। आज के ज़माने में ये डीएनए की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले तो डीएनए वगैरह था नहीं ज़माने में कभी। ये तो 87 में आया। तो ये इसमें उन्होंने ये जब बात हुई तो ये सरकार को मालूम था कि ताइवान में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये पहली इंक्वायरी जो हुई है, जो हमारे कंट्रोल से हुई है, वो ये अक्टूबर 1946 में ही एक आदमी हरिन शाह, जो पत्रकार था, लेकिन आप कह सकते हैं उसका कांग्रेस पार्टी से उसका जुड़ाव था, तो वो आदमी ताइवान में जाता है, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करता है। ठीक है, आज मैं देख के हैरान हूँ। मैंने कई लोगों को देखा, लोगों के कई रिसर्चर्स के आर्टिकल देखे, वो सारे के सारे उसको पत्रकार बता रहे हैं कि पत्रकार हरिन शाह ने इंक्वायरी करी 1946 में ऑन द स्पॉट नेताजी के मरने के बारे में, और उसने बाद में अपने बोला कि सुभाष बोस मर गए बंगलादेश में। तो हमें इसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान लीजिए कि आज के ज़माने में कोई पत्रकार है बॉम्बे में, मान लीजिए, और वो दबा करके कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करता है, रिपोर्टें करता है, और वो रिपोर्ट में ये साबित करता है कि मोदी जी और अडानी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आज से 2 साल बाद खबर आती है कि उसी पत्रकार को भारत सरकार की बहुत अच्छी नौकरी दे करके किसी विदेश की एम्बेसी में भेज दिया गया है। तो ये जो लोग जो मोदी जी के खिलाफ में हैं, वो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि वो बोलेंगे मोदी का दल्ला है। वो तो गाली गलौज पे सुनाएंगे, जैसे अभी तो मोदी को उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी हैं बिहार में जाकर के, है ना। तो ये आप मुझे बताइए कि वही हरिन शाह को बाद में जब गवर्नमेंट की नौकरी मिली, तो वो कहाँ का पत्रकार हो गया भैया? पत्रकार रिपोर्ट किसको करता है? एक पत्रकार इंक्वायरी करेगा, पत्रकार वो रिपोर्ट कहाँ भेजेगा अपनी? जर्नलिस्ट अपने एडिटर को ना।
हरीश ने रिपोर्ट किसको दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कौन से पत्रकार पैदा हो गया देश में जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे जाकर के? फिर उसने इंक्वायरी अपनी पब्लिश कब करी? उसने इंक्वायरी पब्लिश की 1955 में। इंक्वायरी तो कर रहा है 46 में, रिपोर्ट सीक्रेट दे रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पब्लिश कर रहा है 10 साल बाद। और ये बेवकूफ़ के बच्चे बैठ करके आजकल बड़े बड़े गवर्नमेंट के अफसर जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं उसको पत्रकार बता रहे हैं। ये जर्नलिस्ट के आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये तो गवर्नमेंट का आदमी था वो। उसने वहाँ गया, उसने इंक्वायरी करी। भारत सरकार को कम से कम इनको पंडित जी वगैरह को मालूम चल गया था 46 में कि सुभाष बोस की डेथ कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब हरीश शाह वहाँ जाता है तो उसको मालूम चलता है कि वहाँ जितने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं सुभाष बोस का नाम के रिकॉर्ड पे नहीं है। जापानियों के बाद झूठी साबित हो गई। उसने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, इन्होंने मुंह बंद करके बैठ गए लोग। उसको मारो गोली। 51 में जाकर के हमारे हाथ में रिकॉर्ड लगे, 1951 में आकर के शुभिमल दत्त का नोट। शुभिमल दत्त भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन सेक्रेटरी था, ICS। इतना लंबा फॉरेन सेक्रेटरी को रहा नहीं है, मेरे 8-10 साल रहा था, मुझे बहुत लंबे टाइम तक। बाद में हमारा एम्बेसडर रशिया के अंदर। तो शुभिमल दत्त का रिटर्न नोट है, किताब में लगा दिया। पंडित जी को बोल रहा है कि भाई तो मैच ही नहीं कर रहे, जो हबीबुर रहमान कह रहा है और वो जो डेथ सर्टिफिकेट में कुछ मिसमैच हो रहा है, नाम ही किसी और का लिखा हुआ इसके अंदर। ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो भारत सरकार को 1951-46 को भी अगर हटा देंगे, 51 में तो हमारे पास क्लियर कट प्रूफ आ रहा है, हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं, लिखने वाला शुभिमल दत्त है। सरकार को मालूम है हाईएस्ट लेवल पे कि ताइवान में सुभाष बोस की डेथ प्रूव नहीं हो रही है। जनता को बताने की बजाय इन लोगों ने इसको छुपाया। और 47 के बाद से लेके आज के दिन तक नेताजी की डेथ मिस्ट्री में एक ही लड़ाई चल रही है कि नेताजी की डेथ की इंक्वायरी ताइवान में होनी चाहिए, और भारत सरकार वो इंक्वायरी नहीं होने देना चाहती। इन्होंने बार बार उस पर अड़ंगे फंसाए। वो पूरी कहानी चलती है कि शाहनवाज ने कहा था जी मुझे ताइवान जाना है, तो गवर्नमेंट ने उसको जान से मना कर दिया कि आप मत जाओ, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। उसने कहा जी मुझे रिकॉर्ड चाहिए, डेथ के कमीशन का रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए। ये सब कह रहे हैं, कहते हम पता लगाते हैं। पहले उन्होंने जापानी से पूछा कि तुम्हारी तो एम्बेसी वहाँ पे पता लगाओ, तो जापानीज़ ने निकाल के दिया, लेकिन रिकॉर्ड किसी और के नाम पे निकल रहा है। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला कि तुम्हारी वहाँ पे डिप्लोमेटिक कोई बैठा हुआ उससे बात करो। तो अंग्रेज़ों ने और ताइवानीज़ ने मिलकर के सन 55-56 में इंक्वायरी करी ताइवान में। उसकी जो फाइंडिंग निकल के आई वो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही इन अ वे, ठीक है। भारत सरकार ने वो रोड छुपा ली, आज तक वो रिपोर्ट किसी को दी नहीं उन्होंने। किस्मत इनकी ख़राब है कि वो रिपोर्ट अब लंदन में अवेलेबल हो गई है, ब्रिटिश आर्काइव्स के अंदर। और वो कह रहे हैं कि हमने भारत सरकार को बता दिया सन 56 में कि ये इंक्वायरी की, ये फाइंडिंग है, हमने 5 रिपोर्टें पकड़ा दी इनको, तो आपने कैसे छुपा दी? उसके बाद में ये खोस्ता कमीशन बनता है सन 70 के अंदर, उसको इन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाओगे आप इंक्वायरी करने के लिए। तो बाद में फिर लोग पीछे पड़ गए। मतलब वहाँ पे जो इंक्वायरी हो रही है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, यहाँ से हम किसी को भेजेंगे नहीं। आप इंक्वायरी नहीं, भारत सरकार ताइवान में नेताजी को लेकर के इंक्वायरी नहीं करना चाहती आज के दिन में भी। आज भी क्या वजह है पता नहीं। उन्हें पता है कि सारा पूरा केस का भांडा फूट जाएगा, इनका बदनामी होगी इनकी। तो वही कोस्टा को उन्होंने नहीं जाने दिया। वहाँ पे लोगों ने चीखें मारी, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे आगे थे चीखें मारने में। जब वो गया वहाँ पे तो सीक्रेटली उसको लेके दे दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट से बात मत करिए भाई, मैं इंक्वायरी करने जा रहा हूँ किसी जगह पे। 25 साल पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑब्वियसली मैं लोकल पुलिस के पास जाऊँगा ना, मैं वहाँ के म्यूनसिपैलिटी के पास जाऊँगा कि मुझे रिकॉर्ड दिखाओ उसके बारे में। ये बात समझिए, आपको लोग इस बात को शायद समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़े बड़ों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप जहाज़ पकड़ रहे हैं, आपके पास में टिकट है और आपके पास में आपका आधार कार्ड है, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपका आइडेंटिफिकेशन जो ID है, और आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है उसमें अगर एक बिंदी भी एक्स्ट्रा अगर आ गई, आपको भारत में कोई एयरपोर्ट में घुसने नहीं देगा। जहाज़ पकड़ना बहुत दूर की बात है। एक नंबर के हम लोग इस मामले में बड़े पर्टिकुलर हिंदुस्तानी। एक लेटर यहाँ वहाँ अगर हो गया, आपको बैंकों में आपका जीना हराम कर देंगे लोग यहाँ के। ये वो देश है कि एक लेटर आपका ऊपर नीचे हो गया, आपको घुसने देगा नहीं एयरपोर्ट के। करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ आदमी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई, ये उसका सर्टिफिकेट है, और नाम लिखा इचूरो कोरा। मैं पागल हूँ क्या? इचूरो कोरा सुभाष बोस कैसे हो गया? कौन से यार्डस्टिक से वो सुभाष बोस हुआ? उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उसकी डेट ऑफ डेथ अलग है, उसका मरने का स्टाइल अलग है। ये आप कैसे सुभाष बोस बता रहे हैं इस आदमी को? तो ये पूरी लड़ाई सुभाष बोस की डेथ हिस्ट्री में बेसिकली जो है घूम फिर के आती है कि ताइवान में रिकॉर्ड ढूंढे गए अलग अलग टाइम पे, साफ निकल के आ रहा है कि वो आदमी सुभाष बोस नहीं है, वो कि वहाँ डेथ नहीं हुई है, और हम उसको छुपा रहे हैं चीज़ों को।
हम बेचना नहीं चाहते, हम छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं, और जो कुछ करता है तो उसको दबा देते हैं। और यही चीज़ अगर सुभाष बोस की ना हो, कोई ऐरा गहरा हो, तो बवाल मच जाएगा देश के अंदर। तो दैट इज़ हाउ द होल स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। तो दिस इज़, ये करते करते आपने जो सवाल पूछा ना कि हम, आप इस सारी कहानी को मारो गोली, आप इस केस को, ये सब चलती रही क्वारी। तो इसलिए आप जापानीज वाली थ्योरी को बिलीव नहीं करते? नहीं, मेरे पास 50 रीज़न है, मैं तो आपको बहुत कम बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने इंक्वायरी की शाहनवाज, तो बेसिकली 2 इंक्वायरी हुई खुल्लम खुल्ला में। शाहनवाज कमेटी जिसने कहा मर गए प्लेन क्रैश में, फिर एक इंक्वायरी हुई जीडी कोस्टा आयोग सन 70-74 में, उसने कहा प्लेन क्रैश में मर गए। जी। उसके बाद ये केस फिर खत्म हो गया। और ठीक एक ये एचएम शाह की थी, जिनको जर्नलिस्ट बाद में बताया गया। वो छोटी छोटी इंक्वायरीज, उनको आप वो भी आप इंक्वायरी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पे थी। ठीक ये है। तो ओपन इंक्वायरी है ना, ये तो शाहनवाज जी और शाहनवाज खोसला जी में की तो आप, हाँ, वो तो दो मीडिया में खबरें इंक्वायरीज हुई छपी, हमारी मेजरली। मेजर है। दोनों ने कहा कि हाँ जी प्लेन क्रैश तो में। मर गया। उसके बाद करते करते हम आते हैं इस बात का, मैं आंसर और दोनों इंक्वायरी उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश में मर गए, लेकिन दोनों में से कोई भी ताइवान गया नहीं, ताइवाई गया नहीं। जीडी कोस्टा गए हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट से बात नहीं करी उन्होंने। पब्लिक प्रेशर में गए थे वहाँ पे, हाँ, पॉलिटिकल वहाँ प्रेशर गए, में, लेकिन ताइवान गवर्नमेंट से हो क्या बातचीत गए। नहीं की उन्होंने। और ये जो डेथ सर्टिफिकेट आप बोल रहे हैं, वो सब वो निकालने वाला पहला आदमी हरिन शाह था, लेकिन बाद में अलग अलग टाइम पे वो गवर्नमेंट को इनपुट मिलते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं, वो डेथ सर्टिफिकेट किसी और का है जिनका आपने नाम बताया, जापानीज नेम। उसका नाम है इचिरो कोरा। हाँ, ये आपको कैसे पता? उस पर लिखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट सारे हैं ना, मैं सारे कागज लेके बैठा हूँ, मैं सारे कागज रिकॉर्ड जो कि आपका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सब रिपोर्ट पड़ी मेरे पास में। अच्छा। और अपने हमारी किताब में सबकी मैंने उनकी जो रेलिवेंट पोर्शन की, अगर मैं पूरी किताब लगा दूंगा तो आप वो पूरी वो कॉफी टेबल बुक मिल जाएगी, लेकिन मैंने हर जगह रेलिवेंट फोटो कॉपी में आपको सर पोर्शन एक बात बताओ, लगा रखा है। बट उस सरकार को मिल नहीं रही, आपको कैसे मिल गई? नहीं, सरकार के पास सब कुछ है, सरकार में इंटेंट नहीं है, उनके पास तो लाख गुना चीजें हैं। बट आपने ये निकलवाई तो मतलब, इज इट सच अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ओवर देयर? नहीं, आई टेल यू व्हाट, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्रोनोलॉजिकली आपको उस पे लिखूं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आगे आता हूँ मैं, तो ये जब जीडी कोस्टा कमीशन की रिपोर्ट सन 74 में रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई गवर्नमेंट की, जब उसने कह दिया प्लेन क्रैश में मर गए, उसके बाद केस भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद में ये केस फिर से उछलना शुरू हुआ है 1990 के दशक के शुरुआत में। उसके 2-3 कारण थे। पहला कारण ये था कि नेताजी का जन्म दिवस 100वीं जन्मशती आने वाली थी 1997 के अंदर, और इंसिडेंटली वही भारत का 50वां आज़ाद होने का साल था, गोल्डन जुबली या जो भी हम करनी थी। तो उस वजह से एक देश पे देशभक्ति का भाव पैदा हो गया। चलो जी, अभी नेताजी को याद आ गए। नेताजी भी याद आ गए, क्योंकि अब देश के 50 साल है तो सुभाष बोस को इग्नोर नहीं कर सकते, डबल चीज़ें। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़े। जैसे उन्होंने कुछ फाइलें उन्होंने चुपचाप से निकाल करके नेशनल आर्काइव में डाल दी, लोगों ने बातचीत करी, वो कलकत्ता में एयरपोर्ट का नाम चेंज करके डमडम का सुभाष बोस के नाम पर रखा गया, नेताजी की मूर्ति पार्लियामेंट हाउस में लगाई गई करके। तो अपना वो सब एक काम चल रहा था। जब ये पूरा माहौल जब बदलना शुरू हुआ उस ज़माने में, तो वहाँ पे 2-3 घटनाएं घटी। पहली घटना एक, जैसे ये घटी थी कि तब तक ये माना जाता था कि लोग कहते थे कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, वो तो रूस में थे और वहाँ पे उनको मार दिया गया, और ये स्टालिन ने मार दिया और पंडित जी के कहने मारा है। तो लोग ये इस तरह हाँ, की, ये मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में देखा था, कोई लेटर लिखी थी। हाँ, तो ये 62 तक he was there। ये लोग बातें करते थे, और ये बात लोग प्राइवेटली, ये थ्योरी बहुत मशहूर थी उस ज़माने में, बदनाम थ्योरी, और लोग इसको बारे में बात करते थे प्राइवेटली। आपको तो खुल्लम खुल्ला सुब्रम स्वामी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, जीडी बख्शी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। उस ज़माने में ये बातें लोग प्राइवेटली क्या करते थे कि वो तो रूस के अंदर है नेताजी, और इनको मार दिया और पंडित जी के कहने में मारा है साले ने उनको। तो ये जब खबरें चलती थी, लेकिन 1990 के एंड तक आप ये समझ सकते हैं, 90 के दशक तक, 80 के दशक के एंड तक ये लगता भारत के लोग ऐसी बातें करते थे। लेकिन 80 के दशक के आखिर में आपको पता है कि सोवियत रशिया टूटना शुरू हो गया था। करेक्ट। और 92 में पूरा रशिया टूटना डिसइंटीग्रेट शुरू हो हुआ और गया। 91 में टूट गया पूरा, नया कंट्री बना जिसका नाम सोवियत, मतलब रशिया का ही बन गया, लेकिन वो करेक्ट। रशियन फेडरेशन बन गया। सोवियत रशिया टूट गया। यूएसएसआर से रशिया बन गया हाँ, बेसिकली। तो जब वो टूटने लगा तो आपको याद होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर फेज आया था कि येल्सिन का राज था, और बोरिस जब वो येल्सिन। लास्ट के स्टेज में जब रशिया टूट रहा था, तो रशिया में पुराने ज़माने की फाइलें खुलनी शुरू हो गई, और पुराने सीक्रेट बाहर निकलने शुरू हो गए, बहुत सी चीज़ों के बारे में, डार्क सीक्रेट्स ऑफ डार्क सीक्रेट कम्युनिज्म में लोगों ने बोलना एंड शुरू कर, कि पहले तो फ्रीडम थी नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री था, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये गलत काम किया, हमने वो गलत काम किया, करते करते। तो उस दौर में, या थोड़ा आगे जा कर के उस दौर में, उस पूरे पीरियड में आप चलेंगे लेट 80s में और अर्ली 90s में, तब ये खबर निकल के वहाँ से आई रशिया से कि जो बीमारी भारत के लोगों को है, ये बोलने की कि सुभाष चंद्र बोस रूस में थे, ये बीमारी रूसियों को भी है, वो भी कहते हैं कि हमारे पास में थे। तो उन्होंने बाद में, लोगों ने कुछ तो बोला उनको जाकर के, जब लोग वहाँ पे गए कुछ यहाँ के रिसर्चर्स, तो उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ हमारे पास में है रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
तो ये उन्होंने इस तरह का उन्होंने लबोलबाब वहाँ के लोग, खासकर वो लोग जो पहले इंटेलिजेंस में जो केजीबी कहते हैं, जेनरिक टर्म है, उन्होंने ये बात इंडियन रिसर्चर्स को बोली वहाँ पे करके कि भाई हमारे पास तो थे पर तुम ही लोग इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हारे इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे को नहीं मिलेगा, तुम जैसे इंडिविजुअल को हम नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी सरकार तो मांगे, तुम्हारी सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने ये इस तरह की बातें बोली करके। दूसरा ये कि वो लोग जो ये मानते थे कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, उनका ये कहना था कि साहब वो तो मर गए बेकार में, तुमने इतनी कमीशन कमेटी बना लिया, कुछ निकला नहीं उससे। अब यह है कि बहुत समय हो गया, उनकी अस्थियां पड़ी हैं जापान में, अब उनके 100 साल हैं, जिंदा तो होंगे नहीं, अब समय आ गया कि उनकी अस्थियों को भारत में ला करके उनको यहाँ पे आप एक वो मेमोरियल खड़ा कर दो। तो वो अपने हिसाब से एक वो थ्योरी चल रही है सेंटिमेंटली या जब इन्फॉर्म मिस इन्फॉर्म करके वो जो मॉडल था, एक ये वाले शुरू हो गए। उस जब ये आपस में जब ये चल रहा था, तो उस टाइम पे उस ज़माने में रक्षा मंत्री थे, 97 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे उस ज़माने में, 96-97 की बात कर रहा हूँ। तो मुलायम सिंह जी ने अनविटिंगली कहीं स्टेटमेंट दिया, कोर्ट मिसकोर्ट था मुझे पता नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अस्थियाँ लेकर के आऊँगा वहाँ से। तो जब वो स्टेटमेंट दिया तो कई भाइयों ने जाके कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोक दिया कि तुम पहले कंफर्म तो करो अस्थि किसकी है, कैसे लेके आओगे भारत के अंदर, सुभाष बोस की, ये किसने बोला आपको। तो जब वो केस चला, तो जैसे आजकल तो प्रोटोकॉल है ना कि आपका जो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट को आता है ना, उस स्टेट का नहीं होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक फितूर है कि बंगाली हैं, उनको सुभाष बोस में बहुत इंटरेस्ट है, तो शायद कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो सेंटिमेंटल इमोशनल होगा। हाँ, तो वो इमोशनल, बट दैट वाज नॉट द केस। आप बोल रहे हो 90%, मैं बार बार बोल चुका हूँ, हर जगह बोलता हूँ, 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये झूठी कहानी है सर। बेचारे 5-6% बंगाली जो है नेताजी के भक्त हैं, उनके चक्कर में अपने पूरा स्टेट के बारे में आप ऐसी बातें मत बोलो। 90% को सुभाष बोस में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अभी पिछले 40-50 साल में। सो कमिंग बैक टू द जज, तो वो जज से प्रभाशंकर मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। देखिए होता क्या है कि ना, पॉडकास्ट में आकर के मैं झूठ सच बोल सकता हूँ, टीवी की डिस्कशन यहाँ पे टाइम बहुत कम है, वहाँ तो बहुत आसान है झूठ बोलना। कोई डिस्कशन का एंड नहीं होता, लोग लड़ते हैं आपस में आकर के, स्पिन डॉक्टरिंग की जाती है। लेकिन कोर्ट कचहरी में आप स्पिन डॉक्टरिंग नहीं कर सकते, खासकर तब जब जज को इंटरेस्ट है। तो मैं शंकर मिश्रा जी से मिला था, लेकिन वो छोड़ दीजिए, यहाँ गेटर क्लास में तब तो चले गए, लेकिन उनके मैं कोर्ट के ऑर्डर को ही कोर्ट कर रहा हूँ, या सिर्फ उनकी जो मुझे बताया वो बातों को मैं नहीं कोर्ट कर रहा। तो उन्होंने सरकार के वकील को साइडलाइन कर लिया। देखो तुम्हारा स्टैंड का तुम बताओ पहले, और को छोड़ो, वो कि वही ये इतने उस्ताद लोग हैं गवर्नमेंट के लोग ना, ये चीज़ों को घुमा देते, कभी यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, मतलब उनका ये इंटरेस्ट है कि इशू सेटल ना हो। करेक्ट। तो आप यहाँ वहाँ की बात करते रहो, उसको बुला दिया, वो तारीख हो गई, दूसरा बंदा खड़ा कर दिया। आप कई बंदे जो बोल रहे हैं केस में वो गवर्नमेंट के पार्टीज थे, उनके प्लांटेड लोग थे, कोई इंटेलिजेंस का आदमी है, कोई जो झूठी कहानी फ्लोट कर रहा है। बेसिकली इंटेंशन ये किसी भी हाथ में केस सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप कंफ्यूज करो पब्लिक को, इसको इंग्लिश में कहते हैं मडिंग द वाटर्स, कि आप पानी को मडी करते रहो करके। तो वो उसने गवर्नमेंट के वकील को पकड़ लिया, तुम्हारा स्टैंड क्या तुम बताओ। अब गवर्नमेंट का वकील बेचारा जज को कब तक वो टाल मटोल करेगा। उसने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया, ये कोर्ट के ऑर्डर अवेलेबल है। उसने कहा जी प्लेन क्रैश की थ्योरी बोली जाती है, लेकिन उसमें आई विटनेस अकाउंट्स कैची है और कंट्रडिक्शंस आ रही हैं उसमें। तो कोर्ट ने कहा भी आई विटनेस अकाउंट्स, उसके बहुत कंट्रडिक्शन है उसके अंदर। ओके, कंट्रडिक्शंस आ रही हैं, और ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपके पास है? हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ, सबकी कॉपी है, सबकी कॉपी अवेलेबल है। ये तो गूगल में मिल जाएगी आपको, इसमें कोर्ट के कानून.org आता है ना, उसमें से मिल जाता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस उठा लिए प्रभाशंकर मिश्रा जी का, आपको मिल जाएगा आपको। तो उसमें गवर्नमेंट का जो वकील, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा वर्ड्स कि गवर्नमेंट के वकील ने एक्सेप्ट करा कि इसमें प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही। तो सीधी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन में तो पुलिस वाला छोटे मोटे केस पे आपको हद लगाएगा आपको। तो उसने कहा जी आप खुद ही एडमिट कर रहे हो, जज साहब ने बोला कि आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि इसमें, इसका मतलब आपकी पिछली इंक्वायरी जो है ढंग से नहीं हुई है, आप इस पर नई इंक्वायरी करवाओ, और एक कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए, पता लगाए कि हड्डी किसकी है और सुभाष बोस मरे कि नहीं मरे वहाँ पे। तो वो जो ऑर्डर जब आया करते करते, तो लकीली जब बाय द टाइम जब ये ऑर्डर आया तो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते ना। तो दिल्ली में मीटिंग होती है, इसकी भी रिकॉर्ड्स वाली दिल्ली में मीटिंग। ये किस्सा जो नेताजी का जो डेथ का मुद्दा है वो गृह मंत्रालय के रिमेट में आता है। तो गृह मंत्री थे उस जमाने अडवाणी जी, तो अडवाणी जी ने मीटिंग बुलाई, टॉप सीक्रेट मीटिंग थी, उसके लेटर भी सीक्रेट गए लोगों के पास में, कुछ नेताजी के परिवार के लोगों को, कुछ इधर उधर के लोगों को, जज वज वगैरह को, जिनका कोई लिंक था आईएनए के साथ में। आई थिंक जस्टिस आर एस सोडी थे बड़े जाने में, उनको बुलाया गया बिकॉज उनका कोई लिंक था आईएनए के साथ में। तो ऐसे उन्होंने 8-10 लोगों को उन्होंने सीक्रेट मीटिंग बुलाई दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक में, उनको बुलाया गया उसमें कि आप आओ, उससे बात करनी, बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो उनसे बोला जी ये जज कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो जैसे नेताजी के परिवार की तरफ से शिशिर कुमार बोस, जिनका नाम बहुत लोग लेते हैं, वो आए थे। शिशिर कुमार बोस के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, खासकर हम लोग को जो नॉर्थ इंडिया रहते हैं, कि वो कांग्रेस का आदमी था।
तो उसने तो बोल दी थी मर गया प्लेन क्रैश के अंदर, क्या करनी इंक्वायरी, बेकार में फ़ायदा नहीं करना है कुछ। तो बेसिकली वो क्या खिलाफ में था। फिर वो लक्ष्मी सहगल का नाम बहुत आजकल हम लोग लेते हैं, सब जगह फ़ोटो लगा रखी उनकी। अब उनके बारे में ये नहीं पता कि लक्ष्मी सहगल जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी बाद में। जिस पार्टी ने आईएनए को और सुभाष बोस को गालियाँ दी हैं माँ बहन की, उस पार्टी में आप घुस गई इंडिपेंडेंस के बाद में, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ऊपर से ये नहीं बताते कि सुभाष बोस ने उनको हटा दिया था पोस्ट से, कि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वहाँ पे। तो ये बातें लोग सब भूल भाल चुके हैं। तो वो लेकिन वो ये बातें हुई, ये इनका इन्होंने मीटिंग की, लेकिन तो फिर वो जो सोली सराब जी थे जो अटॉर्नी जनरल हमारे, वो अड़ गए इस बात पे। उसने कहा नहीं, कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, आप इस पर इंक्वायरी होकर रहेगी, क्योंकि हम इसका सर पर बचने एक का। बार बताओ, अडवाणी जी के यहाँ पे एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई, उसमें कुछ बात हुई, किस टॉपिक पे हुई, ये एक्सेस आपको या ये रिकॉर्ड ये कैसे? गवर्नमेंट के डिक्लासिफाइड फाइल्स जो 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने किया, उसमें से निकल के आ रहा है ये वाला पॉइंट। ये डिक्लासिफाइड फाइल्स उन्होंने खोली और जो तो हमने करवाए थे, लेकिन ये जो आपको बात कर रहा हूँ, ये जो मीटिंग हुई है ठीक है, और ये जो सौराब जी ने बोला, इसके ये मिनट्स थे वहाँ पे हाँ मतलब? हाँ, ये पड़े हुए हैं। मैं उसी को कोट कर रहा हूँ, ओके। मैं तो था नहीं वहाँ पे। तो सराब जी साहब ने, सोली सराब जी साहब ने वो बोला उन्होंने कि- इंसिस्ट की इंक्वायरी होगी इस पे। हाँ। तो फिर देन उन्होंने इंक्वायरी सेटअप की, और ये होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में, कि आप सरकार जो होती है वो पूछती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि एक रिटायर्ड जज का नाम आप सजेस्ट कीजिए। जी तो मेरे को ये मेरी मेमोरी में है, बिकॉज यहाँ से बाद मेरा खुद का इसमें इन्वॉल्वमेंट किसमें, ये मेरी डायरेक्ट नॉलेज में। खोसला कमीशन और शाहनवाज में तो मेरा इन्वॉल्वमेंट था नहीं, ठीक है। मैं था ही नहीं वहाँ पे। तो ये इसका तो मेरे सामने हुआ है। तो ये हमें पहले खबर उड़ती हुई आई थी हमारे को कि जस्टिस थॉमस का नाम चल रहा था। वो शायद नहीं अवेलेबल थे, तो करते करते जो नाम सजेस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से, वो जस्टिस एम.के. मुखर्जी का हुआ। तो जस्टिस मुखर्जी को उन्होंने इनका नाम दिया, और 99 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना एक्ट, जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन आयोग, जिसने इंक्वायरी। जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। देखिए, जज हर तरह के होते हैं देश में, पहले भी थे, अलग थे। इनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था, मुखर्जी साहब ठीक का। है। जैसे जस्टिस खोसला जो थे वो पंडित जी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी के बायोग्राफर थे। मतलब आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए गुजरात को लेके मान लीजिए कोई इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, गुजरात में कोई दंगे बंगे हुए हैं, मान लीजिए कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी है वहाँ पे। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जो चेयरमैन है, वो इंक्वायरी करते करते अगर आपको पता लगे कि वो किसी भाजपा के नेता की किताब लिख रहा है, तो उसकी रिपोर्ट कांग्रेसी मानेंगे क्या? आई गेट इट। वो पंडित जी का दोस्त है, और वो सुभाष बोस को पसंद नहीं करता था वो। तो मुखर्जी साहब की दैट वे वाज वेरी Absolutely वेरी clean. प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल टू द पॉइंट। उनका सारा खानदान वकालत में और इसी में घुसा हुआ। अभी उनके छोटे भाई काफ़ी जाने माने बुजुर्ग हो गए, काफ़ी बड़े, कलकत्ता के लीडिंग जो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट है मिलोन मुखर्जी, उनके छोटे भाई जस्टिस मुखर्जी के। और सारे खानदान, उनके पिताजी भी वकील थे, ये खुद भी वकील थे, इनकी बहनें वकील, सब खरा खानदान जो है उसमें घुसा हुआ है, एक दो को छोड़ करके। तो उन्होंने इंक्वायरी की, और मैंने देखा बिल्कुल डिस्पैशनेटली टू द पॉइंट। कोई यहाँ वहाँ की बातें, पंडित जी के बारे लोगों ने एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा जी मुझे से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि मरे कि नहीं मरे, और एविडेंस है कि नहीं है, और जो एविडेंस एक्ट के हिसाब से चलूंगा मैं करके। तो जस्टिस मुखर्जी ने 5 साल वो इंक्वायरी करी। तो पहली चीज़ ये है कि सरकारी वकील ने वहाँ उनके सामने माना, कोर्ट के सामने, कि प्लेन क्रैश में प्रॉब्लम है। उसके बाद जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनती है, तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी में अलग अलग पार्टीज़ होती है, उनके वकील होते हैं। तो भारत सरकार का वकील भी था वहाँ पे। तो भारत सरकार के वकील ने कमीशन के सामने, एक होता है आर्गूमेंट सेशन कि कमीशन पर इंक्वायरी करेगी, उसके आखिर में होता है आर्गूमेंट सेशन, जहाँ पे हर एक अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनके वकील कमीशन के सामने अपना केस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के वकील ने, और ये हुआ है आर्गूमेंट सेशन इनका मुखर्जी कमीशन का साल 2005 के फरवरी में। इसका मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हुए 7-8 महीने हो चुके थे। तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, तो बीजेपी का चक्कर इसमें नहीं आता। 2005, हाँ राइट। ठीक है। तो उसने, सरकारी वकील ने, ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उसने बोला जी प्लेन क्रैश नहीं हुआ वहाँ पे, और तो उसने भी रिजेक्ट किया स्टोरी को। तो भारत सरकार जो है कोर्ट में और कमीशन में तो बोलती है प्लेन क्रैश नहीं हुआ, बाद में इन्होंने स्टोरी चेंज कर दी, और कोई पूछने वाला को है नहीं कि आपने स्टोरी क्यों चेंज करी है। अब कहते जी मर गए प्लेन क्रैश में। तो जहाँ ये दबोच लोगे इनको, आप पकड़ लोगे, तो ये एडमिट कर लेंगे नहीं मेरे प्लेन क्रैश में। लेकिन जहाँ आप फंदा खोल दोगे तो कह देंगे मर गए प्लेन क्रैश में। इनका ये रवैया है। आप किसी पॉडकास्ट करना, किसी मंत्री को लगा पकड़ो यहाँ पे, उसको कॉर्नर करो, एडमिट कर लेगा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब वापस जाएगा तो फाइल में लिख देगा जी मर गए प्लेन क्रैश में। क्या वजह है ऐसी? वो अलग कहानी, उस पर हम आएंगे। लेकिन है कि ये प्रॉब्लम है कि ये लोग अलग 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 जगह पे अलग अलग बातें बोलते हैं। पार्लियामेंट में कुछ बोलेंगे, गवर्नमेंट की फाइल में कुछ बोलेंगे, वहाँ कुछ बोलेंगे, इनका कुछ, यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ एंटिटी राइट नाउ ऑन दिस इशू। अब उसी में एक करते करते, जैसे आपने ताइवान की बात करी कि ताइवान से कैसे पता लगे, ताइवान गवर्नमेंट ने मना कर दिया, प्लेन क्रैश वहाँ नहीं हुआ था। जब मुखर्जी आयोग बैठा तो मुखर्जी साहब ने भी कहा कि मुझे ताइवान जाना है, पहले नहीं जा सके। कमाल की बात यह है कि जब खोसला कमीशन बैठा था और खोसला कमीशन, जस्टिस खोसला की जाने की बात हुई, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया।
तब उस ज़माने में जो अपोजिशन के लीडर थे, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि इसको अब जाना चाहिए, तो गलत बात है, आप क्यों नहीं जान दे रहे उसको पे। लेकिन जब मुखर्जी आयोग बैठता है तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, करेक्ट, तो अब जाने अटल दो। बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन को ताइवान जाने से मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना बस कर जब हम पार्टी में तो मना कर देंगे, जब हम ऑपोजिशन में तो हम बोलेंगे कि तो तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि हम जान देंगे। तो मैं उस टाइम पे एक्टिव था, मैं उस ज़माने मेरी एंट्री वहाँ पे उस ज़माने में एज़ ए पत्रकार के तौर पे इस पूरे केस में हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर कुछ पता लगाया अपने एंड पे, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे दिल्ली में इनका वज़न विहार में ताइवान का ट्रेड मिशन यहाँ पे है, ट्रेड मिशन दिल्ली में बैठा हुआ है, और उसके जो हेड है वो, उनका नाम नहीं होता, लेकिन वो वहाँ के बेसिकली एम्बेसडर है। उनका नाम एम्बेसडर नहीं लिखते, लेकिन वो एम्बेसडर ही है, और पूरे हमारे संबंध इस कंट्री के साथ में है, सिक्योरिटी विक्योरिटी वो सब की। मैंने वहाँ उनसे कुछ बातचीत करी, और वहाँ पे उनके थ्रू मुझे बताया गया, वहाँ पे किसी मीडिएटर के थ्रू, कि आप हमारी गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ हमें मत बीच में डालो, आप उधर उनको ईमेल शीमेल लिखो उनको, हमारी गवर्नमेंट को। तो मैंने ताइवान के राष्ट्रपति को उस अच्छा, ज़माने में एम्बेसी को मत डालो, यहाँ पे लोकल कॉन्सुलेट को मत डालो, सीधा मत डालो। तो मैंने, उन्होंने मुझे जो मैंने एडवाइस किया मुझे यहाँ के लोगों ने, थ्रू अ मीडिएटर, मैं डायरेक्टली वहाँ नहीं किया, तो मेरे किसी और से बातचीत हुई है जो वहाँ जाके बात करके मुझे बताता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि आप ईमेल डालो। तो मैंने वहाँ फिर ताइवान के राष्ट्रपति को मैंने, और वहाँ के मेयर को, ताइवाई के मेयर को मैंने ईमेल रिक्वेस्ट करके डाल दी भारतीयों के बिहाफ पे कि आपका भगवान भला करे, आप हमारा कोई दे दो इन्फॉर्मेशन, हमारे देश के लोग बहुत अटैच्ड हैं इसमें, और आपके पास ऐसे ऐसे कहानी हुई थी करके। तो ताइवान के राष्ट्रपति चेन बुन शिया थे मेरे ख्याल से, चेन 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 बुन शिया, हाँ ऐसे कुछ था, मैं नाम भूल गया। तो उन्होंने लिंग लैंग सन, जो वहाँ पे अगेन लिंग लैंग सन ऐसे उनका नाम था, वो वहाँ के कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का मुझे मेल आया बाद में, बिकॉज मैंने एप्लीकेशन राष्ट्रपति को डाली थी, उनके ऑफिस को। राष्ट्रपति जी के ऑफिस ने वो फॉरवर्ड कर दी उनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर को, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। उसने मुझे चिट्ठी में ये लिखा कि हमने यहाँ पे हैंड ओवर रिकॉर्ड चेक कर लिए सारे पुराने ज़माने के, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे इस रेडियस में, इस शहर के आसपास में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। एक ही प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कुछ जापान POWs मरे थे, अमेरिकन। वो मैंने मुखर्जी कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया। पहले कमीशन वाले भड़क गए सुन के, कहता इन्होंने तो बताया नहीं हमारे को दिल्ली में इनका कमीशन बैठा हुआ है, ट्रेड मिशन बैठा हुआ है दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये मतलब हमको आपने अपने इनपुट्स मुखर्जी कमीशन को दिया? मैं दिया ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद मुखर्जी कमीशन ने ताइवान गवर्नमेंट से पूछा, भाई ये ईमेल ये हमारे पास में आई है। बट ये आपने खुद वॉलंटरली किया कि मुखर्जी कमीशन ने रीच आउट नहीं, मैं किया? तो वॉलंटियर, मैं तो अपना अपना जर्नलिज्म में मेरे को तो ऑलरेडी कीड़ा लग चुका था, तो मैं तो ऑलरेडी पत्रकारिता कर रहा था इसके ऊपर। तो उसमें जब मैंने कमीशन को भेजा, तो कमीशन ने ये पता लगाने के लिए कि मेरी बातों पर चलेंगे ना वो लोग, कि मैंने ईमेल उनको फॉरवर्ड किया, उन्होंने कहा हमें सोर्स से कंफर्मेशन चाहिए। तो उन्होंने ताइवान गवर्नमेंट को मेल लिखी, जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने, कि हमको ऐसे ईमेल मिले हैं जो आपके नाम से भेजे गए हैं इस पत्रकार को, और ये कैसा कह रहा है चल? कि आपने ये बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो उन्होंने वापस कर दिया कि तो जेन्युइन मेल है, हम नहीं भेजे थे। हाँ, तो ये जब खबर निकल के आई, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि देखो जी, वहाँ पे तो ये आप हमें जाने दे नहीं रहे, वहाँ पे ये हो गया। तो ये सुन के ये लोग भड़क गए यहाँ पे, कह रहा आपको किसने कहा था इनसे कांटेक्ट करने के लिए? लो, मतलब कमीशन बिठाए और बोल रहे हैं कि कांटेक्ट नहीं हाँ, करो। कहता हमसे बिना पूछे कैसे कांटेक्ट कर दिया आपने उससे, गलत। तो आप मत कीजिए, हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है कि अगर किसी विदेश की गवर्नमेंट से या विदेशी से बात करनी है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू बात करेंगे, गवर्नमेंट खुद बात करेगी नहीं। तो ये मतलब एक रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये उनको प्रोटोकॉल बताया जा रहा था? ये प्रोटोकॉल वो ठीक है, लेकिन अगर आप बात तो करोगे नहीं, तो उसने, मैंने बीच में आना, मैंने गलती की ना कि मैंने डाल कर दी। मैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैं तो गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ ना, मैं कमीशन। मैंने बात कर ली, मैंने बात करके मेल फॉरवर्ड कर दी कमीशन को, कमीशन ने वो मेल डाल दी उल्टी ताइवान गवर्नमेंट को, उन्होंने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि देखो जी हमारे पास ये खबर है। तो ये लोग नाराज हो गए, कहता आपने किसने कहा था आपको उनको बात करने के तो लिए? अब डिस्कशन यहाँ से शिफ्ट हो रही है कि भाई मुद्दा क्या था इंक्वायरी का, उसको छोड़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि भाई प्रोटोकॉल कैसे तोड़ दिया। हाँ, नहीं नहीं, वो बेसिकली उनको नाराजगी उसी बात की, तुमने कैसे पता लगा लिया कि प्लेन क्रैश वहाँ नहीं हुआ था, तो उस बात से भड़क गए थे लोग। तब इन्होंने कहा जी आप मत भेजो, हम ही कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद 6 महीने तक साइलेंट हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुखर्जी इनसे तंग पड़ गया, करते 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 वो फिर इनको नहीं जाने दे रहे थे, बड़ा प्रॉब्लम हुई, बड़े लड़े झगड़ के मीडिया में डिस्कशन हुई करके, आखिर में जाकर के साल 2000 मतलब 5 के शुरुआत में जस्टिस मुखर्जी ताइवान गए हैं। जाने से पहले हमारा ताइवान में एक है IATA कहते हैं, इंडिया ताइवान ताइपाई एसोसिएशन करके, जो टेक्निकली हमारी एम्बेसी है, वो वहाँ पर है। और उस टाइम पे उसके हेड थे मिस्टर गोखले साहब, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने, आजकल मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है वो। तो वो वहाँ पे उसके इंचार्ज थे, तो गोखले साहब थे वहाँ पे, और विजय गोखले जी। तो इन्होंने, मुखर्जी कमीशन ने पूरी कहानी को बॉयल डाउन करके उनसे ये पूछा कि मुझे ताइवान में जो इसेंशियली चाहिए माल, जो मोटा मोटा मेन चीज़, कि मेरे को कमीशन के रिकॉर्ड चाहिए।
सुभाष बोस का नाम मुझे को चेक करना है उसमें है कि नहीं, Correct. तो मुझे क्रिमेशन का रजिस्टर वगैरह वही सब चाहिए। उन्होंने बोला फ्लाइट ही नहीं तो है। गोखला साहब ने नहीं, वो तो इनको उस टाइम पे नहीं, उनको हाँ। ये तो इनको तो इन्होंने क्या किया कि जो IITA ने मुखर्जी कमीशन को बोला और विदेश मंत्रालय को बोला, हम्म, और ये रिटर्न रिकॉर्ड है बाय द वे जो आपको बता रहा हूँ मैं, और ये सोच के समझिए कि अगर ये बात नेताजी की ना हो, किसी अर्बन नक्सल की हो, तो देश में क्या होगा। ये चिट्ठी लिख रहे हैं गोखले साहब, रिटर्न में लिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में कि हमने यहाँ की गवर्नमेंट से बात कर ली है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्रिमेशन रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये कमीशन को इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने गवर्नमेंट को दी, हमारे भारत सरकार को, कि कमीशन को मतलब ये इन्होंने बताया कि हमने गवर्नमेंट से बात कर ली ताइवान से, ताइवान गवर्नमेंट के पास में ये कमीशन रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जस्टिस मुखर्जी ताइवान जाते हैं, वहाँ के विदेश मंत्रालय में लोगों से बातचीत करते हैं, 15 दिन में वही रजिस्टर निकल के आया था। भारत सरकार मुखर्जी कमीशन को आखिरी तक मिसलीड कर रही है कि आप ताइवान जाना चाहते हो, आपको कमीशन का रजिस्टर चाहिए, हमने की उनकी गवर्नमेंट से बात कर ली है, वो रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुखर्जी साहब नहीं मानते इनकी बात, वो कहते हैं मेरे को जाना है। वो गए ताइवान की गवर्नमेंट से बात करते हैं, और विद इन 15 डेज वो कमीशन का रजिस्टर पूरा उनके हाथ लग जाता है, जिसमें इतने सालों से आप नहीं कर पा रहे थे। जो आप, और उसको पढ़ करके वो सबसे बड़ा प्रूफ निकल के आया कि उस दिन जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो आप बोलते हैं कि उसमें जनरल शिंदे मर गए थे, उसमें सुभाष बोस मर गए थे, उसमें पायलट मर गए थे, लेकिन उनमें से किसी का भी क्रिमेशन वहाँ पे नहीं हुआ था। और एक क्रैश का रिकॉर्ड भी नहीं है। नहीं, वो तो ऑलरेडी वो हट गया, लेकिन क्रिमेशन के रिकॉर्ड में किसी का नाम नहीं आ रहा, कोई खत्म हो गया। सो ना क्रैश का रिकॉर्ड है ना क्रिमेशन का रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा है ना कि ये जो कहानी है आपकी, समझिए प्लेन क्रैश की कहानी क्या है, इसको हम लास्ट पॉइंट पे रखते हैं। पहले जो देखने का तरीका था इस केस को, वो ये था कि एक ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ और सुभाष बोस की इसमें डेथ हो गई। जस्टिस मुखर्जी ने इसको थोड़ी नुआंस कर दिया इसको। स्टोरी ये नहीं है कि ताइवान में प्लेन क्रैश में सुभाष बोस मर गए, स्टोरी ये है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें नेताजी इंजर्ड हो जाते हैं, नेताजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ उनका इलाज होता है, और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। उनका फिर वो सर्टिफिकेट रिलीज़ होता है, उनका क्रिमेशन होता है, और क्रिमेशन के बाद में उनको वहाँ पे उनका क्रिमेशन होता है और अस्थियों को जापान ले जाया जाता है। तो मुखर्जी कमीशन में ये था ना कि पहले ये बोलते थे कि साहब प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ हो गई। जस्टिस मुखर्जी एक्सप्लेन के नहीं, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, ये कहानी के 3-4 पार्ट हैं, और ये की कहानी है। वो कहानी सिर्फ प्लेन क्रैश में मरने की बात नहीं है कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश के बाद उनको सुभाष बोस को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया, वहाँ उनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो उसके रिकॉर्ड बनते हैं, वहाँ उनका इलाज होता है, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट निकलता है, नहीं, कुछ भी नहीं उस है। डेथ सर्टिफिकेट के बेस पे उनका कमीशन परमिट निकलता है, कमीशन परमिट के बेस पे, और ये सब रिकॉर्ड पर है कि वहाँ पे रूल रेगुलेशन थे उस ज़माने में, उसके सब रिकॉर्ड मिल गए उनको, सब उनके एविडेंस वगैरह हैं, और उसके बेस पे उनको कमीशन किया गया, और कमीशन के बाद में जो उनकी अस्थियाँ आती हैं उनको जापान भेज दिया गया। तो ये एक स्टोरी है। तो जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है कि प्लेन क्रैश का तो डायरेक्टली एविडेंस है नहीं, लेकिन जब हम उनके हॉस्पिटल में जाने की बात कर रहे हैं, और या उनके हॉस्पिटल में उनके डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे जितना एविडेंस निकल के आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि उनकी सुभाष बोस को रशिया भेजने की प्लान थी, और वहाँ पे कोई इचोरो ओकरा नाम का जापानी सोल्जर मरा था, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था। तो सारे रिकॉर्ड जो है वो इचोरो ओकरा के नाम पे है, सुभाष बोस के नाम का रिकॉर्ड नहीं है। और न केवल सुभाष बोस, उस जहाज़ में जो 5-7 लोग मरे थे, जनरल शिंदे भी मरा था, पायलट दोनों मरे थे। इनफैक्ट जो लोग रशिया जा रहे थे सारे मर गए। तो पायलट जो 2 थे वो मर गए, शिंदे ही मर गया, तो उनका भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। उस ज़माने में कोई भी एरा गैरा नथु खैरा मर रहा, उसका रिकॉर्ड मिल रहा है वहाँ पे, जापानी सोल्जर्स मरे उनका रिकॉर्ड है, लेकिन शिंदे ही जो मर गया उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा उनको कमीशन परमिट के अंदर। कमीशन उसका भी हुआ था, तो उसने जस्टिस मुखर्जी ने इस बात को वहाँ से उड़ा दिया। अब उसमें मैं एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो हमने ऐड करी है कि ये कहानी सिर्फ सुभाष बोस की डेथ की भी नहीं है, पूरी कहानी ये है, जापानियों ने ये बोला था, आपको मैंने शुरुआत में कहा था पॉडकास्ट के, कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस और हबीबुर रहमान एक जहाज़ में बैठ जाते हैं, जिस जहाज़ में कुछ जापानी थे, और उनमें से मेन आदमी था लेफ्टिनेंट जनरल शिंदे, और ये शिंदे के साथ जहाज़ में ये लोग को पैसेंजर बन गए। तो बेसिकली वो जहाज़ जो था, जो क्रैश हुआ है, उसका जो मेन पैसेंजर था वो जनरल शिंदे ही था। सुभाष बोस को उसको साथ रखा गया था, लिफ्ट लेके जा रहा था। लिफ्ट लेके जा रहा था, बट वो जहाज़ इसेंशियली वाज कैरिंग जनरल शिंदे। नाउ द प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम पूरी सुभाष बोस की ये पूरी कहानी देखते हैं, अगर कहने को नेताजी की डेथ ताइवान में हुई ना हुई थी, अगर मान लीजिए कि उसमें आपके पास में 100 में से 2-4 एविडेंस हैं कि वर्बली हबीबुर रहमान कह रहा है, कुछ कह रहा है, ठीक है, अगर नेताजी को लेकर के 8-10 पीसेस ऑफ एविडेंस तो हैं,
लेकिन शिडे की डेथ को लेकर एविडेंस जीरो है, ठीक है। बल्कि वो जनरल है उनका। हाँ, बिकॉज इसका कोई छुपाने का मतलब ही नहीं है, कुछ करने का मतलब क्यों वो कहाँ गया। अब नई हमें चीज़ मालूम चली, हुआ ये कहता कि ये बात मैंने अपनी किताब में लिखी थी, हम लोगों ने बार बार लिखी कि ये हमसे पहले लोगों ने कहा कि शिडे की डेथ तो बिल्कुल ही प्रूव नहीं हो रही, ये तो पूरी कहानी गड़बड़ है इसके अंदर। मुखर्जी ने भी बोला रिपोर्ट में कि शिडे का डेथ भी प्रूव नहीं हो रहा इसमें, तो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन था हिसाब से। तो ये हमने करते 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 बात करते तो एक लड़का हमारा हमें फॉलो करता है, सिद्धार्थ राठी, वो बच्चे ने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने सोनीपत या पानीपत के कहीं आसपास का, तो उसने सिद्धार्थ ने क्या किया, उसने हमें बताया बाद में, वो गूगल कस करने लगा और करते 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 वो चाइनीज़ वेबसाइट में पहुंच गया और वहाँ से उसने हमें इन्फॉर्म किया कि सर ये देखो, इसमें मैंने चाइनीज़ वेबसाइट में देखा है वहाँ की मिलिट्री हिस्ट्री वगैरह की, यहाँ पे जनरल शिडे के बारे में कोई और ही कहानी फ्लोट कर रखी है इन लोगों ने। तो वो हम उस पर गए, अब वो उसको हमने अपने ठोक बजाया कि हमने अपने दोस्त से बात की चाइना में, ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, तो पता लगा है कि वहाँ पे जो चाइनीज़ हिस्टोरियंस हैं उसमें से जो मेन किताब है वो चाइना की मैंने मंगा ली है, अलग अलग हैं पर अलग अलग हिस्टोरियन हैं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उनका ये कहना है कि जापानी कह रहे हैं कि सुभाष बोस और शिडई इकट्ठे मिल गए, ठीक है, और बाद में उनका प्लेन क्रैश हो गया अगले दिन में। चाइनीज़ की स्टोरी में सुभाष बोस का नाम ही कहीं नहीं है। ओके। उनके हिसाब से जनरल शिडे जो है ऑलरेडी उस जगह पे स्टेशन था, मतलब वो पहले आ चुका था वहाँ पे 18 अगस्त से काफ़ी पहले, ठीक है। और 18 अगस्त को जनरल शिडे और एक और जनरल साटो, वो दोनों जहाज़ में उड़ते हैं और जहाज़ ऊपर उड़ता है, उड़ने के बाद में इनको इंटरसेप्ट कर लेता है अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले, और वो इन्फॉर्म करते हैं इनको, चाइनीज़ को, उस ज़माने में, कि ये जहाज़ जा रहा है, ये कैसे उड़ के जा रहा है। तो ये इन्होंने पीछे जहाज़ भेज दिए इनके इंटरसेप्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस जहाज़ को लैंड कराओ नीचे, तो उसने मना कर दिया, तो उन्होंने जहाज़ को शूट कर देते हैं और वो जहाज़ समुद्र में जाके डूब के ख़त्म हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़, दे शॉट द प्लेन डाउन एंड जनरल शिडे वाज किल्ड इन एक सेपरेट इंसिडेंट में जिसका सुभाष बोस से कोई लिंक नहीं है। शिडे साहब की डेथ कहीं और हुई है और सुभाष बोस के साथ में वो नहीं थे, लेकिन जापानी जो है उन्होंने ये कहानी फ्लोट कर दी कि दोनों इकट्ठे मरे थे। अब जब उस पर एविडेंस पे हम जाते हैं तो ये बात चलता है, जैसे आपको मैंने कहानी बताई है, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जापानीज ने फ्लोट की कि ये हमें लगता है कि ये जापानीज ने फ्लोट करी है। तो कहानी एक्चुअली ये हुई है कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई थी, इन्होंने एक नकली स्टोरी प्लांट करी उसकी डेथ की। तो जो नकली स्टोरी प्लांट जब उन्होंने करी है, क्योंकि वो 18 अगस्त को डेथ होती है, तो वो स्टोरी आती है 22 अगस्त की शाम को। तो ये 4 दिन का गैप क्यों रखा गया? क्योंकि 22 अगस्त की शाम को जापान की फोर्सेस ने सरेंडर किया रशियन आर्मी को मंचूरिया में, और उस टाइम पे सुभाष बोस मंचूरिया निकल चुके हैं। तो वो 4-5 दिन तक वेट कर रहे थे ताकि इस आदमी को निकल जाना, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। बीच में स्टोरी प्लान की जाती है, उसमें अलग अलग लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी है। तो इन्होंने जो शिडे की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी उस स्टोरी को कवर बना करके उसमें सुभाष बोस को नाम डाल दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे आप ये जो आजकल अब जो हमारी गवर्नमेंट के वर्जन में जो आता है कि जनरल शिडे और सुभाष चंद्र बोस 17 अगस्त की शाम को मिलते हैं एयरपोर्ट में, ये किसने बोला है? ये पोस्ट फैक्टो स्टेटमेंट है। मैं आपको बोलूं कि मैं आज से 1 महीने पहले दिल्ली में आया था, तो आप मुझे पूछोगे ना कि अनुज जी आपने मुझे 1 महीने पहले क्यों नहीं बोला, आपका पॉडकास्ट कर लेता मैं पहले। वो तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 1 महीने पहले आया था मैं। ये जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस जनरल शिडे से साइगोन में मिले थे, ये सारी की सारी कहानियाँ 18 अगस्त के बहुत बात की हैं। 18 अगस्त की कंटेम्प्रेरी कोई क्रेडिबल अकाउंट नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस शिडे से मिला था वहाँ पे। तो किसी भी हालत में अगर मेरे पास में 2 वर्जन है मोटा, जापान सरकार, भारत सरकार कहती है कि सुभाष चंद्र बोस और जनरल शिडे की डेथ इकट्ठी हुई है। चाइनीज़ हिस्टोरियंस मिलिट्री के जाने माने वो कह रहे हैं कि शिडे जो है वो सुभाष बोस के साथ में नहीं था, उसकी डेथ किसी और अलग इंसिडेंट में किसी और जगह पे अलग सर्कमस्टेंसेस में हुई थी, उसके साथ में जनरल साटो था। तो इन दोनों में से भारत सरकार की 0 क्रेडिबिलिटी है, जापान सरकार की 0 क्रेडिबिलिटी है। चाइनीज़ का झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं है इस केस में। शिडे साहब की डेथ हुई नहीं वहाँ पे, ये सब झूठी कहानी है। वो बंदा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो आदमी रशिया के निकल चुका है। कौन शिडे? सुभाष चंद्र बोस। शिडे तो जब पानी में डूब गया, कवर स्टोरी यूज़ कर ली, ये आदमी रूस चला गया, ठीक है। अब कहानी आती है कि चलो, तो अब हम दूसरी क्वाड्रेंट पे आते हैं, रशियन एंगल पे आते हैं। तो जापानीज एंगल हमारा मोटा इसलिए फ्लॉड है क्योंकि आपने जैसे बताया कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, आपने बताया, मतलब आपने सारे फैक्ट्स चेक करके, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स चेक करके, कि ना ही वहाँ पे कोई क्रैश हुआ
अकॉर्डिंग टू ताइवानीज एंड किसी और की बॉडी को उन्होंने नेताजी की बॉडी बना के बिल्कुल, और शो कोई किया। proof नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। हमारे इसमें अपने मुखर्जी कमीशन में जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि दिस डजंट एड अप, ये नहीं लगता कि नहीं, वो तो साफ लिखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़ा क्लियर है कि ये आदमी नहीं मरा। ये और ये जस्टिस मुखर्जी ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है उसमें लिखा है कि ये आदमी रूस की तरफ को चला गया, बट रूस में लैंड किया नहीं किया ये मैं आपको अच्छा, नहीं बोल सकता। ये भी मेंशन कर दिया कि रूस की तरफ। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि हमारे ओन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात का खंडन किया जापानीज थ्योरी का। जापानीज थ्योरी बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस केस में झूठी नंबर 1 है, वो एस्टैब्लिश फैक्ट। अच्छा, और जब आप कह रहे हो कि जब कोर्ट में देना होता है स्टेटमेंट तो हम कुछ और दिया, तो कुछ और दिया, कमीशन में कुछ और दिया और पार्लियामेंट में कुछ और दिया। एक नंबर के झूठे लोग हैं। मैं आपको उसका एविडेंस भी दूंगा बाद में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। झूठ कितने नीच लोगों से आप डील कर रहे हो इस केस में, आप समझिए।